नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। ओह ओह, राजकुमारी सेलेस्टिया के होंठों से ये शब्द कांपते हुए निकले। राजियल के सीने पर दागे गए उस फॉरएवर एंड फॉरएवर कलंक को देखकर उसकी प्लेटिनम आंखें गुस्से से भर गईं। वह बचपन से राजियल के करीब थी और भले ही उसने इस शादी से बचने की कोशिश की थी, पर वह उससे नफरत कभी नहीं कर सकती थी। अराबेला की सुनहरी आंखों में भी पहली बार गंभीरता दिखी। फॉरएवराइन नक्काशी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह वह प्रतिबंधित धातु थी जिसे पवित्र धातु कहा जाता था, पर इसका इस्तेमाल किसी को ताउम्र के लिए कलंकित करने के लिए किया जाता था। एक बार दाग लग गया तो वह मौत के बाद भी नहीं मिटता था। अचानक पूरे कोलिजियम में 3 भयानक आभा और एक साथ फटी। ल्यूमिनस चैम्बर, सेलिना की गुस्से से भरी सुनहरी रोशनी जो सूरज की तरह तप रही थी। शाही चैम्बर, सेलेस्टिया की प्लेटिनम रोशनी जो ठंडी पर जानलेवा थी। विरलन चैम्बर, नोवा की बैंगनी रोशनी जो अंधेरे और तबाही का संदेश दे रही थी। नोवा का आदेश। नोवा की आंखों से अब आंसू नहीं गिर रहे थे, वे गुस्से की आग में भाप बन चुके थे। 2 घंटे के भीतर मुझे उन सभी जगहों का पता चाहिए जहां ये धातु फॉरवेरिन पाई जाती है, उसने अपने साये असैसिन को आदेश दिया। आज किसी का पूरा खानदान मिटने वाला था। मार्सेला ने नोवा को रोकने की कोशिश की, पर नोवा की तलवार उसकी गर्दन पर थी। मार्सेला ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से तलवार रोकी। योर लेडी, माई ग्रेस माताजी का आदेश है कि कोई बीच में नहीं आएगा। तभी कोलिजियम के सबसे ऊंचे खंभे पर विरलन परिवार की मैट्रियार्क राजियल की मां प्रकट हुई। उनके बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे। यह मेरे बेटे की लड़ाई है। जब तक वह इसे खत्म नहीं करता, कोई दखल नहीं देगा। यह मेरा आदेश है। राजियल का क्रोध। नीचे गड्ढे में खड़ा राजियल कांप रहा था। उसके हाथ में उसके कटे हुए बैंगनी बाल थे। पहले मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। राजियल की आवाज पाताल से आती हुई लग रही थी। उसने ऊपर तैरते हुए सिल्वा के टाइटन को देखा। पर अब तू मरेगी, चुड़ैल। राजियल ने सिस्टम को आदेश दिया। 6 बिलियन माना पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। मेरे शरीर को मजबूत करो और एक ऐसी तलवार बनाओ जो सब कुछ मिटा सके। सिस्टम, होस्ट, यह पागलपन है। आपकी जान को 33% खतरा है। उसने मेरे बाल काटे हैं, विली। राजियल दहाड़ा। तुम्हें पता है इन्हें उगाने में मुझे कितना समय लगा। कोई मेरे बालों को हाथ नहीं लगा सकता। टेक्टोनिक स्लैश 100%, टेक्टोनिक स्लैश 100%। राजियल के शरीर से काली भाप निकलने लगी। उसने अपनी छाया की तलवार को इतना सघन डेंस बना दिया कि वह एक ब्लैक होल की तरह लगने लगी। सिल्वा ने घबराकर एब्सोल्यूट एलिमेंटल शील्ड्स की सैकड़ों परतें खड़ी कर लीं। राजियल ने अपनी तलवार उठाई। टेक्टोनिक स्लैश 100%। धमाका नहीं हुआ, सिर्फ एक काला सन्नाटा छा गया। राजियल की तलवार से एक काली रोशनी निकली जिसने वास्तविकता को ही चीर दिया। वह रोशनी सिल्वा की सैकड़ों सुरक्षा परतों को ऐसे काटती हुई निकल गई जैसे वे मौजूद ही न हों। फ्लक फ्लक, सिल्वा के लकड़ी के टाइटन के भीतर एक चीख गूंजी। सिल्वा का बायां हाथ कंधे से कटकर अलग हो चुका था। उसे समझ भी नहीं आया कि कब उसकी सुरक्षा भेदी गई। वह दर्द से तड़प उठी। तभी आसमान से एक और भयानक गर्जना गूंजी। धृष्ट बालक, प्रेजम्प्ट्यूअस। ऊपर से एक और प्रचंड रोशनी राजियल की ओर बढ़ी। अखाड़ा एक और महाविनाश के लिए तैयार था। राजियल ने जो प्रहार किया था उसने सिर्फ हवा को नहीं बल्कि वास्तविकता को ही चीर दिया था। वह काला प्रहार सिल्वा की हजारों सुरक्षा परतों को ऐसे काटता हुआ निकल गया जैसे वे कोई सपना हो। अखाड़ा नहीं बल्कि सीधा आसमान ही 2 हिस्सों में बंट गया था। सफेद बादल कटकर अलग हो गए थे, जैसे स्वर्ग के सीने पर कोई स्थायी घाव कर दिया गया हो। यह क्या बकवास है। एरोन की आवाज कांप रही थी। अराबेला भी अपनी सीट पर सीधी हो गई। वह हैरान थी कि एक 16 साल का लड़का इतनी ऊर्जा कैसे छोड़ सकता है और उसका अपना शरीर अभी तक राख क्यों नहीं बना। उसने गौर किया कि राजियल ने वार के ठीक बाद अपनी ऊर्जा काट दी थी, फीडबैक लूप, जिससे वह बच गया। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आत्माओं का प्रतिशोध। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को छूने की। आसमान से एक तीखी, रक्षात्मक और पागलपन भरी आवाज गूंजी। एक पन्ना जैसी हरी रोशनी एमरल्ड लाइट ने सिल्वा को ढक लिया। सिल्वा का कटा हुआ हाथ पलक झपकते ही दोबारा उग गया। वह सदमे में थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार मौत का एहसास किया था। सिल्वा के कंधों पर 3 छोटी आकृतियां प्रकट हुईं, सिल्वा की अनुबंधित आत्माएं, कंट्रैक्टेड स्पिरिट्स। दाएं कंधे पर एक बेलों और पत्तों से बनी देवी जैसी आत्मा जो सिल्वा को डांट रही थी कि वह इतनी ड्रामा क्वीन क्यों बन रही है। बाएं कंधे पर एक चश्मा पहने हुए नन्हा डायनासोर जैसा जीव जो उसकी चिंता कर रहा था। हवा में एक छोटी परी जैसी आत्मा, सिली, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। सिली ने राजियल की ओर उंगली दिखाई। नीच मानव, तूने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाई। अब तू मरेगा। राजियल का नुकसान। इससे पहले कि राजियल कुछ समझ पाता, एक हरी रोशनी की लकीर उसके पास से गुजरी। प्लॉप प्लॉप, राजियल का पूरा दायां हाथ कोहनी से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह प्रहार इतना तेज था कि उसकी ऑब्सीडियन हड्डियां भी मक्खन की तरह कट गईं। राजियल ने पीला पड़ते हुए अपना कटा हुआ हाथ उठाया। उसका एस रैंक घाव भरने का जादू काम नहीं कर रहा था। उस आत्मा के प्रहार में कुछ ऐसा था जिसने उसके पुनर्जनन रीजनरेशन को रोक दिया था। ओह, मैं हार मानता हूं, आई फॉरफेट। भाई चिल करो ना, राजियल ने मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, पर उसके अंदर दहशत थी। वहां अब हजारों आत्माएं प्रकट हो रही थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ कत्ल का इरादा था।
फेरेलित परिवार का अल्टीमेट चीट। राजियल को अब एहसास हुआ कि उसने आस्तीन के सांप को छेड़ दिया है। सिल्वा की असली ताकत उसका जादू नहीं बल्कि उसका खानदान था, फेरेलित परिवार। उनका असली चीट कोड था एब्सोल्यूट स्पिरिट इंटीग्रेशन, एब्सोल्यूट स्पिरिट इंटीग्रेशन। इस क्षमता के कारण वे हजारों आत्माओं के साथ अनुबंध कर सकते थे। सिल्वा के पास इस समय 3SS रैंक के दानव और 3679 S रैंक की आत्माएं थीं। यह एक इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती सेना थी। सिस्टम, मैंने पहले ही कहा था, मैच छोड़ दो। तुम एक चलते फिरते चीट कोड से लड़ रहे हो। मैं तो बस लड़ाई का मजा लेना चाहता था, राजियल ने मासूमियत से कहा। वैसे भी उस लड़की के बाल कट गए, मेरा बदला पूरा हुआ। सिल्वा के कटे हुए बाल देखकर वह परी सिली और भी भड़क गई। हार, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। नोवा का प्रवेश। अखाड़े का माहौल अब मौत के सन्नाटे जैसा था। हजारों आत्माओं के हमले राजियल पर होने ही वाले थे कि तभी नोवा टिल्डा मेरिसा की आवाज़ गूंजी और उसके साथ ही क्लिक क्लिक तलवार म्यान से बाहर निकलने की आवाज़ आई। नोवा मुड़ी, उसके चेहरे पर एक ठंडी और खूनी मुस्कान थी। अब तक वह चुप थी, पर अपने भाई का हाथ कटते देख उसकी पागलपन वाली हद पार हो चुकी थी। म्यान से तलवार निकलने की आवाज़ किसी चेतावनी की घंटी की तरह गूंजी। नोवा मुड़ी, उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह काम जाए, ठंडी और खून की प्यासी। मासेला इस बार पीछे हट गई। उसे पता था कि अब नोवा को रोकना मुमकिन नहीं है। स्वश, नोवा का शरीर धुंधला हो गया। एक पल में वह अखाड़े के भीतर थी। वह राजियल के कंधे के पास से इतनी तेज गुजरी कि राजियल का परसेप्शन भी उसे पकड़ नहीं सका। उसकी गति ने समय को जैसे जकड़ लिया था। सेलेस्टिया का बनाया हुआ प्लेटिनम गुंबद, जो राजियल और सिल्वा के हमलों को झेल गया था, नोवा के सिर्फ छूने मात्र से कांच की तरह चकनाचूर हो गया। सिल्वा का पतन। इससे पहले कि कोई पलक झपकाता, सिल्वा जमीन पर थी। वह खून के तालाब में पड़ी तड़प रही थी। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कंधों और कूल्हों से साफ कटे हुए थे। सिल्वा की चीखें पूरे कोलिजियम में गूंज उठीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। अरघर, नहीं, यह क्या है? सिल्वा ने पागलों की तरह अपनी गर्दन घुमाई। कहाँ थे उसके रक्षक? कहाँ थीं उसकी आत्माएं? वे सब नदारद थे। नोवा ने अपनी भारी बूट सिल्वा के गले पर दबा दी। उसकी आंखों में एक जंगली खुशी थी। दर्द 40,000 गुना बढ़ गया था, है ना? नोवा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली दर्द क्या होता है। माइंड आर्ट्स, माइंड ब्रेक, माइंड ब्रेक। नोवा ने अपनी तलवार उठाई। तलवार से बैंगनी रोशनी की लहरें निकलने लगी, जिससे अखाड़े का फर्श फटने लगा। माइंड आर्ट्स, माइंड ब्रेक, माइंड ब्रेक। शंख संख, तलवार सीधे सिल्वा के सीने को चीरती हुई उसके दिल के आर पार निकल गई। ये सिर्फ शरीर का घाव नहीं था। माइंड ब्रेक ने सिल्वा के मस्तिष्क और चेतना को अनंत यातनाओं के पिंजरे में डाल दिया। सिल्वा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर सेकंड उसे हजारों सालों तक तड़पाया जा रहा हो। उसकी यादें धुंधली होने लगी, उसका अहंकार टूट गया और वह सिर्फ एक असहाय बच्चे की तरह सिसकने लगी। नोवा को राजनीति या नियमों की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात का मजा आ रहा था कि जिसने उसके भाई को हाथ लगाया, वह अब उसके पैरों के नीचे तड़प रही थी। उसने तलवार को सिल्वा के सीने में और घुमाया। तुमने उसे छुआ जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। आत्माओं का पलटवार। सिल्वा का शरीर उसकी आत्माओं की शक्ति से खुद को ठीक करने लगा था। उसके कटे हुए अंग दोबारा उग रहे थे, पर उसका दिमाग अभी भी उस नर्क में था। तभी सिल्वा की 3 मुख्य आत्माएं SS रैंक स्पिरिट्स अपनी चोटों के बावजूद नोवा पर टूट पड़ीं। उससे दूर हटो, गंदी औरत। विंड टॉर्नेडो बुलेट, अर्थ मसी, नेचर्स फ्यूरी। तीनों हमलों ने एक साथ नोवा पर प्रहार किया। धमाका इतना जबरदस्त था कि नोवा को पीछे हटना पड़ा। वह हवा में कलाबाजी खाते हुए कुछ मीटर दूर उतरी। उसके चेहरे पर अभी भी वही पागलपन भरी मुस्कान थी। राजियल का गुप्त दांव। राजियल ये सब देख रहा था। उसे अपनी बहन की ताकत देखकर झटका लगा था। उसने मेरे परसेप्शन को कैसे तोड़ा? वह कितनी तेज है? पर अब मामला बिगड़ने वाला था। 3 SS रैंक की आत्माएं नोवा को खत्म करने के लिए तैयार थीं। धत, राजियल बुदबुदाया। उसने पीछे हटते हुए अपनी आंखें बंद कीं। मुझे अब इसे करना ही होगा, इससे पहले कि कोई मुझे रोक ले। मुझे इसे अभी करना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे रोक ले। राजियल फुसफुसाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना के सबसे गहरे हिस्से में उतर गया। अचानक राजियल के शरीर से एक शाही बैंगनी रॉयल पर्पल चमक निकली। हवा का रुख मुड़ गया और उसका शरीर अंदर से जलने लगा। उसकी नसें लोहे के सांपों की तरह खाल के नीचे उभर आईं। नोवा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका घमंड और क्रूरता पल भर में गायब हो गई। नहीं, वह चीखी, कमीने पागल, तू ये क्या कर रहा है? नोवा समझ गई थी ये ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन था। विरलन खून को शरीर से ज़बरदस्ती बाहर निकालना। इतिहास में आज तक कोई भी इस प्रक्रिया से जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि यह सिर्फ खून निकालना नहीं बल्कि अपनी आत्मा और अस्तित्व की नींव को उखाड़ना था। इसे सच्चा दर्द, द ट्रू पेन कहा जाता था, एक ऐसी यातना जिसे देवता भी नहीं झेल सकते। राजियल का संकल्प। सिस्टम होस्ट, इसके बाद आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह गिर जाएगी। यह आपकी पहचान है, आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं? अगर मैं इस खून को अपने पास रखूंगा तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा, राजियल ने शांत मन से जवाब दिया। इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने मुझ पर भरोसा करने से मना कर दिया था। अब मैं आईने में बिना किसी शर्म के देखना चाहता हूँ। अचानक राजियल के शरीर के हर रोम छिद्र से खून की फुहारें निकलने लगीं। वह खून से पूरी तरह नहा चुका था। उसकी नसें एक एक करके फटने लगीं। वह मौत के मुहाने पर खड़ा था। नोवा का टूटना।
नोवा, जिसे पूरा साम्राज्य निर्दयी डायन कहता था, लड़खड़ाते कदमों से राजियल की ओर बढ़ी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और राजियल को अपनी बाहों में भर लिया। तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है, बेवकूफ़? नोवा की आवाज़ सिसकियों में बदल गई। तूने मुझे माफ़ी मांगने का एक मौका तक नहीं दिया। वह उसे इतनी कोमलता से पकड़े हुए थी जैसे वह कांच का बना हो। उसके गर्म आंसू राजियल के कंधे पर गिर रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पत्थर दिल नोवा विरलन इस तरह सरेआम रोएगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं तुझे वापस लाने का रास्ता ढूंढ लूंगी, पर मुझे नफरत भरी नज़रों से मत देख प्लीज़। शाही रक्त का सार, रॉयल ब्लडलाइन एसेंस। राजियल के माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बैंगनी मोती और उभरने लगा। ये एक शाही रक्त का सार था, दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु। इसे बनाने के लिए इंसान को हर पल मरना पड़ता है। राजियल के मन में कोई कविता नहीं चल रही थी। धत, इस दुनिया की तमाम खराब चीज़ों में से मुझे इसी औरत की बाहों में होना था। मैं किसी पत्थर को गले लगा लेता, पर इसे नहीं। जैसे ही वह मोती पूरी तरह बना, राजियल ने एक आखिरी ठंडी सांस ली। हो गया, आखिरकार एक नया हमला। तभी अखाड़े के एक कोने में हवा मुड़ी। एक अदृश्य भूतिया आकृति गोस्टली फिगर प्रकट हुई, जिसके हाथ में धनुष था और तीर का निशाना सीधे राजियल के माथे पर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नोवा की चीख ने पूरे साम्राज्य की राजधानी को हिला दिया। उसकी आंखों में वह खौफनाक बैंगनी आग फिर से जल उठी। उसने राजियल को छोड़ा और उस हमलावर की ओर बिजली की रफ्तार से लपकी। उसकी किलिंग इंटेंट किसी सुनामी की तरह फैल गई। स्लाइस स्लाइस। नोवा ने जब उस भूतिया हमलावर गोस्ट पर वार किया तो उसका प्रहार सिर्फ उसे खत्म करके नहीं रुका। वह बैंगनी रोशनी की लहर सीधे दर्शकों के स्टैंड्स की ओर बढ़ी। सेल्फिरा केन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ढाल बनाई, पर वह कागज की तरह फट गई। सेलेस्टिया की प्लेटिनम शील्ड भी उसे नहीं रोक सकी। अंततः सेलेस्टिया ने पलक झपकते ही हजारों दर्शकों को टेलीपोर्ट करके अखाड़े के दूसरी तरफ पहुंचाया। नोवा के उस एक वार ने कोलिजियम का 10वां हिस्सा, एक बड़ा टुकड़ा, धूल में मिला दिया। तभी अखाड़े के बीचों बीच एक और आकृति उभरी, एक खौफनाक डेथ रीपर, जिसने अपनी हसियात साइट सीधे राजियल की गर्दन पर टिका दी थी। यह एक 8वें रैंक का गोस्ट था, जिसे न कोई देख सकता था, न कोई रोक सकता था। मेरिसा का आगमन और 9th रैंक स्पेल। जैसे ही वह हसिया राजियल की आत्मा को छूने वाली थी, मेरिसा प्रकट हुई। उसने उस अदृश्य और अछूत भूत की गर्दन को अपने नंगे हाथ से ऐसे दबोच लिया जैसे वह कोई खिलौना हो। मेरिसा की आंखों में पागलपन भरा गुस्सा था। उसने अपनी मां होने का फर्ज निभाते हुए चिल्लाकर कहा, माइंड आर्ट्स 9th रैंक यूनिवर्सल इन्फिनिट लॉक ऑफ फॉरएवर टॉर्मेंट। आसमान फट गया, पाताल के द्वार खुल गए और विशाल कटीली जंजीरें बाहर निकलीं। उन जंजीरों ने उस 8वें रैंक के भूत को जकड़ लिया। अराबेला भी अपनी सीट पर काम उठी। उस पागल औरत ने सिर्फ एक भूत के लिए 9वें रैंक का अल्टीमेट स्पेल इस्तेमाल कर दिया। वह भूत उन जंजीरों में खींचता हुआ पाताल के उस द्वार में समा गया, जहां उसे अनंत काल तक ऐसी यातना दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। माँ और बेटे का सामना। धूल छंटने के बाद मेरिसा राजियल के सामने खड़ी थी। राजियल लहूलुहान था, उसके माथे पर वह बैंगनी मोती ब्लडलाइन एसेंस चमक रहा था। वह थका हुआ था, उसकी आत्मा घायल थी, पर वह अपनी माँ के सामने झुकने को तैयार नहीं था। माँ, राजियल के मुंह से अचानक निकला, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और मेरिसा की आंखों में आंखें डालकर देखा, ठंडी और पथरीली नजरों से। मेरिसा ने उसे गौर से देखा। उसे राहत थी कि उसका बेटा ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन के बाद भी जिंदा है, पर वह मोती गवाह था कि राजियल ने उससे और विरेलन परिवार से अपना हर रिश्ता तोड़ दिया है। खामोशी छा गई। मेरिसा ने धीरे से अपना हाथ उठाया। थप्पड़, स्लैप। उसकी हथेली राजियल के गाल पर जोर से पड़ी। थप्पड़ की गूंज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। मेरिसा ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा। थप्पड़ की जलन अभी भी उसकी हथेली पर ताज़ा थी। वह एक पल के लिए कांपते हुए अपनी हथेली को देखती रही। 5 लंबे सालों तक उसने इस मुलाकात की कल्पना की थी, वह उसे गले लगाएगी या शायद खामोश खड़ी रहेगी। पर ये 5 साल बाद पहला स्पर्श एक थप्पड़ होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। तूने ये क्यों किया? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी, पर अंदर एक तूफान था। उसकी नज़रें बार बार राजियल के माथे पर चमक रहे उस बैंगनी मोती ब्लडलाइन एसेंस पर जा रही थीं। राजियल ने ज़मीन पर खून थूका और अपनी गर्दन सीधी की। थप्पड़ का निशान उसके गाल पर था, पर उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। क्योंकि मैं कर सकता था, उसने सपाट स्वर में कहा। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मेरिसा की आंखों में चमक आए। बिना सोचे उसका हाथ फिर से चला। थप्पड़, स्लैप। क्या अपनी माँ से बात करने का यही तरीका है? उसने कठोर स्वर में पूछा। राजियल की आंखों में विद्रोह की आग भड़क उठी। तुम मेरी माँ नहीं हो, उसने घृणा से कहा। तो मेरे साथ फालतू बकवास मत करो। तुम्हें मुझे छूने या मेरे बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। मेरिसा सुन्न रह गई। ये शब्द किसी भी तलवार से गहरे थे। उसने आज तक राजियल पर हाथ नहीं उठाया था, पर आज वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह गुस्सा राजियल के लिए नहीं था, बल्कि उस लाचारी के लिए था जो वह उसे इस हालत में देखकर महसूस कर रही थी। उसकी नज़र राजियल के शरीर पर गई। कटा हुआ हाथ, खून से लथपथ बदन और सबसे दर्दनाक, उसके सीने पर दागे गए वे शब्द, ब्रेड थीफ। एक माँ के लिए अपने बच्चे पर ऐसे शब्द देखना मौत से बदतर था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तुम भाग क्यों गए? उसने धीमे से पूछा। तुम वापस आ सकते थे। मैंने तुम्हें कभी घर से नहीं निकाला। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी। हाँ, गलतियां होती हैं।
जो कुछ भी मैंने तब किया वह तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें सिखाने के लिए था। मैं चाहती थी कि तुम एक ऐसे इंसान बनो जो गर्व से जिए, जिसके नाम पर कोई काला दाग न हो। वह एक कदम और करीब आए। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारा बेटा वह करता जो तुमने किया, तो क्या तुम उसे सजा नहीं देते? क्या तुम उसे सही रास्ता नहीं दिखाते? मेरिसा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई भी माँ बिना कारण अपने बच्चे को सजा नहीं देती। पर जो तुमने किया, मुझे सजा देनी पड़ी क्योंकि वह मेरा कर्तव्य था। मैंने सिर्फ तुम्हें दोषी नहीं माना, मैंने खुद को भी दोषी माना। क्या तुम्हें याद है उस दिन के बाद, मैंने जिसने कभी देवताओं या राजाओं के सामने सिर नहीं झुकाया, मैंने एक 11 साल की बच्ची के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी थी। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। मैं उस सजा के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। किसी पर ज़बरदस्ती करना किसी भी जीव के लिए सबसे नीच काम है, और एक माँ के नाते तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा फ़र्ज़ था। और अगर तुम दोबारा वही गलती करते तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार देती। मेरिसा की आवाज़ अब ठंडी और स्थिर थी। भले ही मुझे पूरी जिंदगी उस अपराधबोध के साथ जीना पड़ता, पर मैं ऐसा ही करती। मेरा हर शब्द पत्थर की लकीर है। मेरिसा ने राजियल के कटे हुए हाथ, उसके शरीर के जख्मों और उसके सीने पर दागे गए चोट के कलंक को नज़रअंदाज किया। वह सिर्फ एक चीज़ चाहती थी, राजियल को यह समझाना कि उसकी सजा नफरत से नहीं बल्कि उसूलों से उपजी थी। वह अपने बेटे को गर्व के साथ दफन करना पसंद करती, बजाय इसके कि वह उसे एक नीच अपराधी के रूप में जिंदा देखे। राजियल के होंठ नफरत में भिंच गए। और यह बात तब सच होती जब मैंने वाकई किसी पर ज़बरदस्ती की होती, वह दहाड़ा। पर मैंने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। तो फिर मुझे वह सजा क्यों मिली? विश्वास और सबूत। मेरिसा ने एक कांपती हुई सांस ली। राजियल, उस बात को छोड़ दो। तुम्हें सजा मिल चुकी है, अब उसे ढोने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, बस अब दोबारा खड़े हो जाओ। कोई तुम्हें अब उस नज़रे से नहीं देखेगा। राजियल की आंखों में नफरत और बढ़ गई। मैंने कहा कि मैंने वह नहीं किया। सजा गलत थी, तुम सब गलत थे, और अगर तुम वाकई एक माँ होती तो तुम मुझ पर भरोसा करती। मेरिसा का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। भरोसा? तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं किया? मैंने, नोवा ने, सबने तुम पर यकीन किया था। हमने चर्च के पवित्र परीक्षणों से लेकर शाही राजकुमारी की आई ऑफ ट्रूथ तक हर चीज़ का सहारा लिया। पर हर बार, हर सबूत ने तुम्हें गुनहगार साबित किया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। सोचो मुझ पर क्या गुजरी होगी जब मेरे अटूट विश्वास को हर जादुई सच्चाई ने बार बार तोड़ा। यादों का सौदा, तो तुमने मेरे बजाय उन सबूतों पर यकीन किया। राजियल का स्वर अब और भी जहरीला हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी यादें पढ़ लो, खुद देख लो कि क्या हुआ था, पर तुमने मना कर दिया। तुमने कहा कि विरलन परिवार के नियमों के अनुसार किसी की यादों में झांकना वर्जित है। तुमने मेरे ऊपर नियमों को चुना। राजियल ने थूका, तुम एक घिनौनी माँ हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मेरिसा की आंखों में पहली बार हार के लक्षण दिखे। उसने अपना कवच उतार फेंका। मैं मानती हूँ, मैं गलत थी। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने उस दिन तुम्हारी यादें नहीं पढ़ीं। पर अब, मेरिसा की आंखों में एक नई चमक आए, अब मैं उन नियमों को तोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी यादें पढ़ूंगी। अगर तुम बेगुनाह निकले तो मैं उन सबको अपने हाथों से चीर दूंगी जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया। पर अगर तुम गुनहगार निकले तो तुम शांति से मेरे साथ घर चलोगे और अपना इलाज कराओगे। अंतिम अस्वीकृति। राजियल लड़खड़ाया, उसका शरीर खून की कमी से जवाब दे रहा था, पर उसकी नफरत उसे गिरने नहीं दे रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी मत करना। मुझे तुम्हारी माफ़ी या तुम्हारे वादों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी यादों को छूने का कोई हक नहीं है। मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरिसा रुक गई। राजियल की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ घृणा, रिपल्शन थी। वह नहीं चाहता था कि मेरिसा उसके दिमाग में झांके। मेरिसा दुविधा में फंस गई। क्या वह यादें पढ़ने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वह वाकई नफरत करता है, या इसलिए क्योंकि वह सच में दोषी है और पकड़े जाने से डर रहा है? वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली माइंड यूजर होने के बावजूद अपने बेटे की इच्छा के विरुद्ध कदम नहीं उठा पा रही थी। तभी मलबे से निकलकर नोवा सामने आए। उसने माँ और भाई के बीच की इस कड़वाहट को देख लिया था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह राजियल को घर ले जाकर ही रहेगी। नोवा ने जब अपनी माँ के चेहरे पर लाचारी और पछतावा देखा तो उसके कदम रुक गए। उसने राजियल की आंखों में अपनी माँ के प्रति वह गहरा प्रतिकर्षण, रिपल्शन महसूस किया। नोवा का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो वह चीज़ें और बिगाड़ देगी। उसे अपनी उस कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था कि वह सबके सामने रो पड़ी थी। मैं कितनी दयनीय दिख रही थी। कमजोर, नफरत है मुझे इस पर, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी नज़रों को माँ से हटाकर सिल्वा पर टिकाया, जो अभी भी बदहवास पड़ी थी। जैसे ही नोवा उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी, सिल्वा की 3 आत्माएं स्पिरिट्स ढाल बनकर खड़ी हो गईं। अराबेला का तंज। तभी एक मजाक उड़ाती हुई आवाज़ गूंजी, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें रोते हुए देखूंगी। तुम एक प्यारी बेबी गर्ल लग रही थी। अराबेला अपनी लाल वर्दी में शान से चलती हुई सामने आए। मैच खत्म हो चुका है और तुम एक प्रतिभागी को मारने की कोशिश कर रही हो, वह भी पूरे साम्राज्य के सामने। क्या विरलन परिवार का गर्व इतना कमजोर है कि हार बर्दाश्त नहीं होती? अराबेला ने नोवा के घाव पर नमक छिड़कते हुए एक बहुत ही घटिया और व्यक्तिगत टिप्पणी की। नोवा की आंखों में खून उतर आया। उसने हवा में बिखरी अपनी तलवारों को बुलाया और म्यान से बाहर निकालकर सीधे अराबेला की ओर तान दी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जब कोई विरलन को चुनौती देता है तो क्या होता है। नोवा दहाड़ी। मासेला का हस्तक्षेप, युद्ध की घोषणा। अराबेला और नोवा टकराने ही वाली थी कि तभी बीच में एक शांत पर जानलेवा उपस्थिति उभरी।
मार्सेला विरेलन परिवार की सेकंड इन कमांड। उसने अपना चश्मा ठीक किया और अराबेला की आंखों में झांक कर कहा, माफी चाहती हूं डचेस, पर अब से यह क्षेत्र विरेलन क्षेत्राधिकार जूरिसडिक्शन में आता है। यहाँ कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई विरेलन परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, इसलिए तमीज से रहें, बिहेव टिल्ड। मार्सेला की आवाज में वह बर्फीली ठंडक थी जिसने अराबेला को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक ल्यूमिनस का न्याय। तभी आसमान से सूरज की किरणों के साथ ड्यूक ल्यूमिनस सेलिना के पिता नीचे उतरे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या यही तुम्हारा सम्मान है? हारने के बाद हमला करना, ये किसी भी ड्यूक परिवार के लिए अस्वीकार्य है। हमें बीच में पड़ने का पूरा हक है। मार्सेला के होंठों पर एक पेशेवर पर बेरुखी भरी मुस्कान आई। पूरे सम्मान के साथ ड्यूक ल्यूमिनस, यहाँ कोई नियम नहीं टूटा है। उसने अपनी आवाज़ और सख्त की, क्योंकि आज से ड्यूएल ऑफ ऑनर के नियम विरेलन सत्ता के तहत संशोधित रिवाइज्ड किए जा रहे हैं। अब से हारने वाली पार्टी या उनका परिवार विजेता को एक छोटा सबक सिखा सकता है। इसे एक सुधारात्मक उपाय, करेक्टिव मेजर मान लीजिए। पूरे कोलिजियम में सन्नाटा छा गया। मार्सेला ने खड़े खड़े साम्राज्य के सदियों पुराने नियमों को सिर्फ इसलिए बदल दिया ताकि नोवा की गुंडागर्दी को कानूनी साबित किया जा सके। निर्लज, ये शब्द किसी ठंडी छुरी की तरह हवा को चीरता हुआ निकला। आसमान से एक और आकृति उतरी जिसके नीले हरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चारों ओर एलिमेंटल ऊर्जा का एक प्रचंड सैलाब था। वह कोई और नहीं, सेराफिना फेरेलिथ थी, फेरेलिथ खानदान की मैट्रियार्क और आत्माओं की रानी, क्वीन ऑफ स्पिरिट्स। उसने आते ही अपनी बेटी सिल्वा को देखा जो अखाड़े में टूटी हुई पड़ी थी। उसकी नजरों के नीचे सिल्वा की रक्षा करने वाली तीनों आत्माएं शर्म से झुक गईं। अपमान और विष। अराबेला ने नोवा की ओर देखते हुए जहरीले स्वर में कहा, नियमों को बदलने के बजाय इस बैंगनी गुस्से के गोले नोवा को तमीज क्यों नहीं सिखाती? क्या इसे हमेशा पीरियड के दौरे पड़ते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि विरेलन परिवार में कोई बाहर वाला शादी नहीं करना चाहता। अगर यह ऐसी ही रही तो कौन इससे शादी करेगा? इसका अपना भाई भी इससे नफरत करता है। अराबेला के इन शब्दों ने वह वर्जित सीमा पार कर दी थी जिसे छूने का मतलब था विनाश। मैक्सिमस ल्यूमिनस और सेराफिना भी दंग रह गए। विरेलन परिवार की शुद्धता पर सवाल उठाना मौत को दावत देना था। नोवा की बैंगनी आंखें अराबेला पर टिक गईं। मैं समझ गई मार्सेला। जी माय लेडी, अगर इसने एक और शब्द बोला तो इसे मार डालना। मार्सेला ने अपना चश्मा उतारा और उसे जेब में रख लिया। उसकी आंखों में चमक रही बैंगनी रोशनी ने अराबेला को भी एक पल के लिए खामोश कर दिया। युद्ध की कगार पर ड्यूक मैक्सिमस चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? क्या तुम एक छोटी सी बात पर युद्ध शुरू करोगी? तुमने फेरेलिथ परिवार की वारिस को पूरे साम्राज्य के सामने पीटा है और अब तुम कानून की आड़ ले रही हो। क्या तुम्हें सम्राट के गुस्से का डर नहीं है? नोवा एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और मैक्सिमस की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई तुच्छ कीड़ा हो। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम सेलिना के पिता हो। तुम यहाँ राजियल के साथ द्वंद्व के लिए आए थे, पर तुम तीनों ड्यूक परिवार मिलकर एक बच्चे के खिलाफ खड़े हो गए। सिल्वा को मैदान में उतारना, सेलिना से उस पर आशीर्वाद दिलवाना, क्या ये सब युद्ध की घोषणा नहीं थी? उसने अपनी उंगली अराबेला, मैक्सिमस और सेराफिना की ओर उठाई। भाड़ में जाओ तुम और तुम भी, अब जो करना है कर लो। विरेलन असैसिनेशन यूनिट, विरेलन असैसिनेशन यूनिट। सेराफिना की आंखें चमकी और पूरा कोलिजियम हजारों 8वें रैंक की आत्माओं से भर गया। तुम हमें रोक सकती हो, पर इन आत्माओं का क्या? उसने चुनौती दी। नोवा हल्के से मुस्कुराए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी काली बांसुरी निकाली जिस पर बैंगनी नसें उभरी हुई थीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे खेल सकते हो? ठीक है, तो फिर युद्ध ही सही। जैसे ही नोवा ने बांसुरी फूंकी, एक अजीब सी आवाज गूंजी, स्वशश स्वशश। अगले ही पल पूरे कोलिजियम का मंजर बदल गया। दीवारों से, खंभों से, स्टैंड्स के पीछे से और छतों से हजारों काले कपड़ों वाले योद्धा प्रकट हुए। उनकी वर्दी पर विरेलन परिवार का चिन्ह था, एक 3 आंखों वाला चांदी का कौवा। हजारों, 10,000 विरेलन हत्यारे असैसिन्स। पूरा कोलिजियम मौत की एक दीवार से घिर गया था। अराबेला के मुंह से अनायास ही निकला, पागल डायन क्रेजी बिच। साम्राज्य की सबसे घातक किलिंग मशीन अब सक्रिय हो चुकी थी। एक इशारा और 3 ड्यूक परिवारों का नामो निशान मिट सकता था। अखाड़े में विरेलन हत्यारों के प्रकट होते ही मौत का सन्नाटा छा गया। अराबेला, मैक्सिमस और सेराफिना, तीनों शक्तिशाली ड्यूक एक पल के लिए रुके। नोवा ने सिर्फ अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए एक पूरी सेना बुला ली थी। मुझे मंजूर है, सेराफिना ने ठंडे स्वर में कहा। ल्यूमिनस कभी पीछे नहीं हटता, मैक्सिमस की आंखों में आदेश था। अराबेला मुस्कुराई, तो चलो युद्ध ही सही। राजियल ये सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि अब सबसे सही समय है। राजियल का मास्टर स्ट्रोक। राजियल ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया और अपने माथे में जड़े उस शाही रक्तसार ब्लडलाइन पर्ल को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लिया। अखाड़े में हड़कंप मच गया। राजियल ने उस कीमती मोती को हवा में उछाला और सीधे अराबेला की ओर फेंक दिया। इसे रखो। राजियल की आवाज़ पूरी स्पष्टता के साथ गूंजी। मैं द्वंद्व हार गया था, तुम्हारा परिवार इसे रख सकता है। अराबेला ने मोती पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। राजियल ने जानबूझकर यह किया था। उसने विरेलन परिवार की सबसे कीमती विरासत एक दुश्मन के हाथ में सौंप दी थी ताकि सारा तूफान उसकी माँ और बहन से हटकर अराबेला पर मुड़ जाए। विश्वास की दीवार। मेरिसा ने यह सब चुपचाप देखा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। राजियल, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी ब्लडलाइन के लिए आए हैं? ब्लडलाइन सिर्फ शुद्धता नहीं, हमारे परिवार का बंधन है। राजियल सिर्फ मुस्कुराया। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता
और सवाल यह नहीं है कि मैं गलत क्यों हूँ, सवाल यह है कि तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों किया। अराजकता का उदय। दूसरी तरफ नोवा पागल हो रही थी। उसने अपनी तलवार अराबेला की ओर तानी। इसे वापस करो अराबेला, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। अराबेला ने मोती हवा में घुमाया। अब यह मेरा है, मेरे बेटे ने इसे जीता है और इस लड़के ने खुद मुझे दिया है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूं या इसे धूल में मिला दूं, यह मेरी मर्जी है। नोवा का हाथ कांपने लगा। उसे डर था कि कहीं अराबेला वाकई उसे नष्ट न कर दे। मेरिसा ने स्थिति को बिगड़ते देखा। उसने आखिरी बार राजियल को देखा और फिर अखाड़े के बीच की ओर मुड़ी। अराबेला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं नियमों की वजह से चुप रहूंगी तो तुम गलत हो। मेरिसा की आंखें बैंगनी रोशनी से जलने लगीं। वह मोती मेरे बेटे का अंश है और उसके लिए मैं हर नियम तोड़ दूंगी। तो फिर मरो, मेरिसा फुसफुसाई। मेरिसा की शक्ति जैसे ही फटने वाली थी तभी समय का ठहराव। रुको। एक शब्द दिव्य आदेश की तरह। क्लिक क्लिक क्लिक। पत्थरों पर हीव्स के टकराने की आवाज आए। एक एक कदम नपातुला। अचानक सब कुछ जम गया। मेरिसा की उफनती ऊर्जा बीच हवा में रुक गई। ड्यूक, अराबेला, नोवा सबके सब किसी अदृश्य शक्ति से बंध गए। वे एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। लगा जैसे समय को ही जंजीरों में जकड़ लिया गया हो। अराबेला की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में दहशत और पहचान की झलक दिखी। साम्राज्य के सभी ड्यूक के चेहरे बदरंग हो गए। एक युद्ध, और तुम सब ये तय करने वाले कौन होते हो? एक स्त्री की आवाज गूंजी, साफ, मजबूत और सत्ता से भरी हुई। यह आवाज चिल्लाकर नहीं दी गई थी, पर यह हर सुनने वाले की खाल के नीचे उतर गई। पलक झपकते ही पूरा कोलिजियम जम गया। आम जनता से लेकर साम्राज्य के सबसे बड़े ड्यूक और यहाँ तक कि मेरिसा विरलन भी अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर हो गए। सिर्फ एक व्यक्ति आज़ाद था। राजियल ने मजे से अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। उसने अपनी ब्लडलाइन पहले ही निकाल दी थी, वरना वह भी इन बेवकूफ़ों की तरह जकड़ा होता। सामने से सेलेस्टिया आ रही थी। उसकी हीव्स की आवाज़ पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके चारों ओर एक इंद्रधनुषी मल्टी कलर्ड आभा चमक रही थी और उसकी आंखें 7 रंगों की आग से जल रही थीं। राजियल मन ही मन हंसा। लेखक ने शाही परिवार को क्या गजब का चीट कोड दिया है। अराबेला का अपमान। सेलेस्टिया ने शांत भाव से कहा, मैं इस युद्ध को खारिज करती हूँ। अराबेला, जो अभी भी मजाक के मूड में थी, बुदबुदाई, जाहिर है शाही परिवार की अनुमति के बिना युद्ध वैसे भी नहीं होता। सेलेस्टिया की इंद्रधनुषी आंखें अराबेला पर टिक गईं। मैंने तुम्हें टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी। अगले ही पल धमाका। अराबेला का शरीर अदृश्य दबाव के नीचे जमीन पर पटक दिया गया। उसका चेहरा संगमरमर के फर्श पर इतनी जोर से टकराया कि वहां एक छोटा गड्ढा बन गया। वह एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। ब्लडलाइन मोती की वापसी। सेलेस्टिया मेरिसा के सामने रुकी। मेरिसा आज़ाद थी क्योंकि सेलेस्टिया ने उसे अनुमति दी थी। मेरे बेटे का ब्लडलाइन मोती वापस करो, मेरिसा ने अराबेला की ओर इशारा करते हुए कहा, वरना वाकई युद्ध होगा। सेलेस्टिया ने अराबेला की ओर देखा। अराबेला ने जमीन से उठते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, योर हाइनेस। उसने वह बैंगनी मोती सेलेस्टिया को थमा दिया। सेलेस्टिया ने उसे देखा और फिर बिना किसी औपचारिकता के मेरिसा की ओर उछाल दिया। जैसे ही सेलेस्टिया ने अपनी शक्ति वापस ली, कोलिजियम के हजारों लोग हाँफने लगे। कुछ तो कमजोरी के कारण घुटनों पर गिर पड़े। वे अपमानित महसूस कर रहे थे, पर शाही सत्ता के सामने लाचार थे। इतिहास का सच, इंपीरियल ब्लडलाइन। सेलेस्टिया ने जो इस्तेमाल किया था वह था ब्लडलाइन अथॉरिटी। ब्लडलाइन अथॉरिटी यह कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं थी, इसे प्राचीन काल में बनाया गया था। जब मानवता राक्षसों के सामने मिटने वाली थी, तब उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। दुनिया के हर कबीले, हर योद्धा और हर राजा ने अपनी ब्लडलाइन का सार एसेंस निकाला और उसे एक चुने हुए बर्तन, चोजन वेसल, एक खास व्यक्ति के शरीर में डाल दिया। वह व्यक्ति था आर्थग वॉन वैलेंटाइन। आर्थग वन वैलेंटाइन। उसका शरीर इतना अद्भुत था कि उसने हजारों ब्लडलाइंस को अपने अंदर सोख लिया और वे आपस में टकराने के बजाय विकसित इवॉल्व हो गईं। इस तरह जन्म हुआ इंपीरियल ब्लडलाइन का। यूनिक एबिलिटी ब्लडलाइन अथॉरिटी, उन सभी ब्लडलाइंस की शक्तियों को आदेश देने, दबाने और इस्तेमाल करने की शक्ति जिन्हें उसने कभी सोखा था। चूंकि विरलन परिवार का खून भी उसी महासंगम का हिस्सा था, इसलिए सेलेस्टिया के पास विरलन खून पर पूरा नियंत्रण था। सिर्फ राजियल बच गया क्योंकि उसने अपना रिश्ता खून खुद अपने शरीर से उखाड़ फेंका था। राजियल ने सेलेस्टिया की ओर देखते हुए मन ही मन तिरस्कार किया। क्या बकवास पात्र है, उसने सोचा। उसके लिए सेलेस्टिया लेखक की वह रचना थी जिसे सिर्फ एरोन अरन की चमक को फीका करने के लिए बनाया गया था, हमेशा सर्वोच्च, हमेशा अछूत। सेलेस्टिया की ब्लडलाइन अथॉरिटी सिर्फ विरासत नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों के लालच का नतीजा थी। शाही परिवार ने रिश्वत, ब्लैकमेल और यहाँ तक कि ब्रीडिंग चैम्बर्स का उपयोग करके दुनिया की हर कीमती ब्लडलाइन को अपने अंदर समाहित किया था। सेलेस्टिया इस चक्र का चरम बिंदु थी। उसके पास 4 ड्यूक परिवारों और 10 स्तंभ परिवारों, पिलर हाउसेस की संयुक्त शक्ति थी। उसका माना भंडार अकेले पूरे साम्राज्य के बराबर था। वह खुद में एक चलता फिरता साम्राज्य थी। आधिकारिक परिणाम, अखाड़े में सन्नाटा था। नोवा गुस्से से नीली पड़ रही थी, पर मार्सेला ने उसे अपनी शक्ति से चुप करा रखा था। सेलेस्टिया ने थकी हुई रेफरी सेल्फिरा की ओर देखा। परिणाम घोषित करो, सेलेस्टिया ने आदेश दिया। सेल्फिरा ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और हवा में तैरते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। राजियल विरलन और एरोन ड्रैगन वेवर के बीच का द्वंद्व समाप्त हुआ। चूंकि मुख्य चुनौती देने वाला एरोन मैदान में अनुपस्थित रहा, इसलिए नियमों के अनुसार जीत उसके प्रतिद्वंद्वी को दी जाती है। अतः राजियल इस द्वंद्व का आधिकारिक विजेता घोषित किया जाता है।
अब ड्रैगनवेवर परिवार को अपनी शर्त के अनुसार पवित्र वादा होली प्रॉमिस राजियल को सौंपना होगा। पूरे कोलिजियम में शोर मच गया। लोगों के लिए यह ईशनिंदा ब्लास्फेमी जैसा था कि एक पवित्र शपथ उस लड़के के हाथ में जा रही है जिसे सब कलंकित मानते थे। पवित्र वादे का हस्तांतरण। सेलेस्टिया ने एक ठंडी नज़र से सबको चुप करा दिया। डचेस अराबेला, पवित्र वादा पेश करें। अराबेला के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा चर्मपत्र पार्चमेंट निकाला। वह प्राचीन पन्ना दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। जैसे ही वह सामने आया, चर्च ऑफ लाइट के हजारों अनुयायी सम्मान में घुटनों पर गिर गए। वह कागज नहीं बल्कि साक्षात देवता का वचन था। सेलेस्टिया ने वह चर्मपत्र लिया और राजियल की ओर बढ़ी। वह मुस्कुराई, बधाई हो, तुम जीत गए। अब इस वादे का इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह घोषित कर दो। आज तुम आज़ाद हो सकते हो। राजियल का असली इरादा। राजियल ने वह चर्मपत्र सेलेस्टिया के हाथ से झपट लिया। उसने ध्यान रखा कि उसकी गंदी खाल उसे न छुए। सेलेस्टिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, पर वह पीछे हट गई। पूरा साम्राज्य अपनी सांसें रोके खड़ा था। सबको लगा कि राजियल अब वह कहेगा जो वह 5 सालों से कह रहा था, मैं बेगुनाह हूँ। राजियल ने सुनहरे चर्मपत्र की ओर देखा, उसकी शक्ति को महसूस किया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी उस ठंडी, नफरत भरी मुस्कान को और गहरा किया। उसने अपनी नज़रों से पूरी भीड़ को नापा और फिर उसने अपना मुंह खोला। सेलेस्टिया ने राजियल को याद दिलाया कि वह जो भी कहेगा वह ईश्वरीय कानून बन जाएगा। राजियल ने मुस्कुराते हुए वह सुनहरा चर्मपत्र हवा में उठाया और अपनी आवाज़ गूंजाई। पवित्र वादे के साक्षी, मैं एक नया कानून बनाता हूँ। जो कोई भी मुझे बलात्कारी, रेपिस्ट कहेगा, मैं उसे मार डालूंगा। और चर्च ऑफ लाइट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पूरे कोलिजियम में सन्नाटा छा गया। राजियल ने अपनी बेगुनाही की भीख नहीं मांगी, नहीं लोगों का मुंह बंद किया। उसने सिर्फ उन्हें चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मुंह पर कहो, फिर अपनी लाश गिनने के लिए तैयार रहो। चर्मपत्र सोने की धूल बनकर आसमान में समा गया और यह कानून हर आस्तिक की आत्मा पर अंकित हो गया। खूनी परिणाम। जैसे ही कानून बना, दर्शकों के बीच से कुछ लोग बुदबुदाने लगे, क्या अब हम अपराधियों को उनके नाम से भी नहीं बुला सकते? राजियल मुस्कुराया, मैंने चेतावनी दी थी। कंच क्रंच। उन लोगों की अपनी ही परछाई से काले कटीले खंभे, शैडो स्पाइक्स निकले और उन्हें आर पार कर दिया। अखाड़े में खून की फुहारें उड़ने लगीं। दर्जनों लाशें उन खंभों पर ऐसे लटक रही थीं जैसे कोई सजावटी सामान हो। राजियल को कोई पछतावा नहीं था। सिस्टम के पास बचे हुए 100,000 माना का यही सही इस्तेमाल था। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है। राजियल की आंखें भावना शून्य थीं। पर अब अंजाम भुगतने होंगे और ये लिस्ट बहुत लंबी है। हीलिंग की समस्या। सेलेस्टिया राजियल के पास आए। मुझे तुम्हारा हाथ ठीक करने दो। राजियल ने अपना कटा हुआ हाथ अपनी परछाई में रख लिया और मना कर दिया। पर मन ही मन वह सिस्टम पर चिल्लाया, विली, मेरा हाथ वापस क्यों नहीं आ रहा? तूने तो कहा था कि मैं अमर हूँ। सिस्टम होस्ट, आपकी हीलिंग में कोई खराबी नहीं है। समस्या आपका ऑब्सीडियन स्केलेटन एस है। यह एक बाहरी संरचना है। चूंकि आपकी हड्डियां खुद को ठीक नहीं कर सकती, इसलिए मांस और नसें उनके बिना नहीं उग सकती। आपको पहले हड्डियों को जोड़ना होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राजियल का माथा ठनका। उसे पता चला कि अगर उसका सिर कट जाए तो वह 10 मिनट तक जिंदा रहेगा, पर बिना हड्डियों के सिर दोबारा नहीं उगेगा। उसे हड्डियों को जोड़ने के लिए उस पागल औरत ज़ारा के पास जाना होगा जिसे वह आखिरी मुलाकात में गाली देकर आया था। मेरिसा का अंतिम फैसला। राजियल ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर वह 1 इंच भी नहीं हिल सका। मेरिसा की प्रचंड आभा औरत ने उसे जकड़ लिया था। ये सिर्फ एक माँ का गुस्सा नहीं था, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली योद्धा का अटूट संकल्प था। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। यह कोई आग्रह नहीं था। यह एक ऐसा आदेश था जिसे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी नहीं बदल सकती थी। विरलन परिवार उसे आज घर ले जाकर ही रहेगा, चाहे उसे जबरदस्ती ही क्यों न ले जाना पड़े। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मेरिसा की आवाज़ पत्थर की लकीर थी। राजियल का शरीर मेरिसा की आभा औरत के नीचे जकड़ा गया। सिस्टम होस्ट, आप उस कौशल स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद हम एक दिन के लिए बच निकलें। नहीं, राजियल ने मन ही मन जवाब दिया। वह बहुत शक्तिशाली है, एक दिन बाद फिर पकड़ लेगी। वैसे भी महल जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, पर घबराओ मत। सेलेस्टिया है ना, वह मुझे जाने नहीं देगी। तभी सेलेस्टिया की आवाज़ गूंजी, नहीं, तुम उसे मजबूर नहीं कर सकती। सेलेस्टिया ने अपनी ब्लडलाइन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और मेरिसा को अपनी जगह पर जमा दिया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। मेरिसा की आंखों में गुस्सा था। इसका क्या मतलब है? मैंने उसे वचन दिया है, सेलेस्टिया ने शांत भाव से कहा। आज कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। अराबेला ये सब देखकर मजे ले रही थी। एक्स मंगेतर बनाम एक्स माँ। क्या नज़ारा है। सेलिना का हस्तक्षेप। तभी एक और आवाज़ आई, नहीं, उसे करने दो जो वह चाहती है। तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए। ये सेलिना थी। वह अपने पिता की कैद तोड़कर अखाड़े में आ गई थी। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से जल रही थीं। सेलेस्टिया, तुम उसकी मंगेतर रही हो, तुम्हें उसकी हालत समझनी चाहिए। वह खुद को चोट पहुंचा रहा है, उसका शरीर टूट चुका है और तुम इसे सम्मान कह रही हो। ये तुम्हारा अहंकार है। सेलेस्टिया ने उसे ठंडे स्वर में जवाब दिया, अहंकार तुम्हारा है सेलिना। वह अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा है और मैं उसकी मर्जी का सम्मान कर रही हूँ। सेलेस्टिया ने अपनी शक्ति से सेलिना को भी जकड़ना चाहा, पर इस बार कुछ अलग हुआ। चमत्कार बनाम जादू, मैजिक वीज मिरेकल्स। सेलेस्टिया की अथॉरिटी के बावजूद सेलिना का शरीर हिलने लगा। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, पर वह एक एक कदम आगे बढ़ रही थी।
सेलेस्टिया की आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। शाही सत्ता को कोई कैसे चुनौती दे सकता है? राजकुमारी, सेलिना मुस्कुराए, क्या तुम जादू और चमत्कार के बीच का अंतर जानती हो? सेलेस्टिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सेलिना को जकड़ने के लिए सुनहरी जंजीरें बनाई, पर सेलिना ने उन्हें कांच की तरह तोड़ दिया। जादू बनना और सीखने से होता है, पर चमत्कार उनमें विश्वास करने से होता है। धमाका, बूम, सेलिना के शरीर से एक ऐसी सुनहरी रोशनी निकली जिसने सेलेस्टिया की ब्लडलाइन अथॉरिटी को जड़ से मिटा दिया। सेलिना का चीट कोड। सेलिना ल्यूमिनस के 4 परम कौशलों अल्टीमेट स्किल्स में से एक। एब्सोल्यूट मिरेकल मैजिक। एब्सोल्यूट मिरेकल मैजिक, वह जिस भी चीज पर बिना किसी संदेह के विश्वास करेगी वह सच हो जाएगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राजियल ये देखकर चिढ़ गया। धत, एक और हीरोइन जिसके पास चीट कोड है। मैंने यहाँ मर मर कर एस रैंक की हड्डियां पाई और इसके पास जन्म से ही ऐसे 4 कौशल हैं। सरासर नाइंसाफी है। साम्राज्य का शिखर। सेलिना को लगा कि वह जीत गई है। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती सेलेस्टिया। पर सेलेस्टिया हल्के से मुस्कुराए। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शिकार करने वाले शिकारी की होती है। स्वश, बिना किसी जादू या टेलीपोर्टेशन के सेलेस्टिया गायब हुई और अगले ही पल उसका हाथ सेलिना के गले पर था। उसकी गति इतनी तेज थी कि सेलिना की मिरेकल मैजिक उसे देख भी नहीं पाए। साम्राज्य पर इंपीरियल एम्प्रेस का शासन है, सेलिना, पोप का नहीं। सेलेस्टिया के शब्द मौत के समान ठंडे थे। सेलेस्टिया ने सबको याद दिला दिया कि जंजीरें तोड़ लेने का मतलब यह नहीं कि तुम जंजीर बनाने वाले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वह अभी भी साम्राज्य के शिखर पर थी। कोलिजियम की तबाही से दूर महल की बालकनी पर एक स्त्री खड़ी थी जिसकी गरिमा के आगे पूरा साम्राज्य झुकता था। ये साम्राज्य दी एम्प्रेस थी, सेलेस्टिया की माँ। उनके साथ उनका छोटा सा यांत्रिक सहायक हैरी खड़ा था। योर हाइनेस, 2 लोग राजियल और सेलिना शाही सत्ता के बंधन से आज़ाद हो गए हैं। ये समस्या बन सकता है, हैरी ने चिंतित होकर कहा। साम्राज्य ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूरत नहीं है। सेलेस्टिया को मुश्किलों की जरूरत है। बिना दबाव के लोहा फौलाद नहीं बनता। यह उसकी तरक्की के लिए अच्छा है। उन्हें राजियल की ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन और उसकी छाया की शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए शाही खून की सत्ता अटल और अनिवार्य थी। सेलेस्टिया का समझौता। अखाड़े में सेलेस्टिया ने सेलिना को एक हल्के प्रहार से बेहोश कर दिया और उसे उसके पिता ड्यूक मैक्सिमस को सौंप दिया। मैक्सिमस अपनी लाचारी और गुस्से को पीकर वहां से चले गए। अब सेलेस्टिया मेरिसा की ओर मुड़ी। मेरिसा राजियल को तुरंत घर ले जाना चाहती थी, पर सेलेस्टिया ने उसे याद दिलाया कि उसने राजियल की रक्षा का वादा किया है। 1 हफ्ता, सेलेस्टिया ने प्रस्ताव रखा। 2 दिन, मेरिसा का स्वर कठोर था। 4 दिन, 2 दिन, अंततः समझौता हुआ। राजियल के पास 2 दिन की आज़ादी थी। राजियल ने राहत की सांस ली। उसे सिर्फ गायब होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था ताकि विरलन परिवार उसे दोबारा पिंजरे में न डाल सके। सिल्वा की माफी। जैसे ही राजियल जाने लगा, सिल्वा लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आए। वह दर्द से कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माफ करना। द्वंद्व की शुरुआत में हाथ न मिलाने के लिए। राजियल ने उसके कटे हुए हाथ की जगह को देखा और फिर अपनी खाली आस्तीन को। सिल्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झेपते हुए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। जरूरत नहीं है, राजियल ने सपाट स्वर में कहा। तुम ताकतवर थे, राजियल, सिल्वा ने धीमी आवाज में स्वीकार किया। अगर मैंने अपनी आत्माओं का सहारा चीटिंग न लिया होता तो शायद तुम जीत जाते। राजियल ने उसे टोकते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत तो जीत होती है। तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, मैं कमजोर था, बस इतना ही। पर अगली बार मैं जीतूंगा। तुम जो चाहो इस्तेमाल कर लेना, मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा। यह मेरा काम है। सिल्वा मुस्कुराई और बेहोश होने लगी, जिसे उसकी आत्माओं ने संभाल लिया। मारिया का डर। राजियल वहां से मुड़ा, पर तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? स्टैंड्स में बैठी मारिया अपनी उंगलियां चबा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ, यहां से भाग जाओ राजियल। अगर तुम्हें याद आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मारिया किस बात से डर रही है? राजियल को क्या याद आने वाला है? सिस्टम की याद दिलाने पर राजियल के कदम रुक गए। उसकी नज़र स्टैंड्स में बैठी उस नीले बालों वाली लड़की पर टिकी जिसे वह लगभग भूल चुका था। मारिया ग्रेव, मारिया ग्रेव। मारिया दहशत में अपनी उंगलियां चबा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि राजियल को वह दांव याद आ गया है। मारिया ग्रेव, अखाड़े में आओ। मुझे लगता है कि हमारा एक ड्यूएल ऑफ ऑनर अभी बाकी है। राजियल की आवाज़ पूरी स्पष्टता के साथ गूंजी। मारिया की मां ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि उसकी बेटी राजियल के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगी। राजियल ने अभी अभी एक ड्यूक की वारिस सिल्वा को धूल चटाई थी। मारिया उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। मारिया का आत्मसमर्पण। मारिया की मां ने उसे हार मानने फॉफट की सलाह दी। मारिया कांप रही थी, पर मां, अगर वह जीत गया तो शर्त बहुत बड़ी है। पर अंततः अपमान और मौत के डर के बीच मारिया ने चिल्लाकर कहा, मैं हार मानती हूँ। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। बिना लड़े हार मानना ग्रेव परिवार के नाम पर एक स्थायी कलंक था। अराबेला और अन्य महारथी इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी सवाल उठा, आखिर शर्त क्या थी? मारिया ने अपनी मां के कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था अगर मैं हारी तो मैं उसकी बिच बनूंगी। जैसे ही यह बात अखाड़े में फैली, हड़कंप मच गया। एक पिलर हाउस की वारिस और ऐसी घटिया शर्त। मारिया की मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर मारिया ने तय किया कि वह खुद अपनी गलती की सजा भुगतेगी। राजियल की क्रूरता, अंतिम अस्वीकृति।
मारिया लड़खड़ाते हुए राजियल के सामने खड़ी हुई और अपनी शर्त पूरी करने के लिए मुंह खोला। मैं तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। राजियल ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज में जहर था। मैंने उस दिन भी कहा था कि तुम मेरी बिच बनने के लायक भी नहीं हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हो। बाद में मुझे शुक्रिया कहना। अगले ही पल राजियल के पीछे छाया के पंख शैडो विंग्स निकले और वह आसमान की ओर उड़ गया। उसने सिर्फ मारिया को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से जलील करके छोड़ दिया था। मारिया यह अपमान सह नहीं सकी और अपनी मां की बाहों में बेहोश हो गई। विरलन परिवार का प्रतिशोध। अखाड़े के बीच मेरिसा विरलन खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वह शांत ज्वालामुखी फटने को तैयार था। नोवा, कल तक मुझे वे सभी लोग चाहिए जिन्होंने राजियल के शरीर पर हाथ लगाया है। उन्हें उस फॉरवियरीन मेटल के जरिए ढूंढो। तुम्हारे पास एक दिन है। जी माँ। नोवा की आवाज में कत्ल का इरादा साफ था। मेरिसा ने आगे कहा, और मैं खुद गोस्ट प्लान को देखूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। जाने से पहले मेरिसा सेलेस्टिया के पास रुकी। राजकुमारी, अपनी माँ साम्राज्य को याद दिलाना कि पुराने महल कभी भी गिर सकते हैं। सुरक्षा की गारंटी हमेशा नहीं रहती। ये सीधी चुनौती थी शाही परिवार को। अगली सुबह राजियल की आंखें एक घने जंगल के ऊंचे पेड़ पर खुलीं। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली, पर उसे अपना शरीर कुछ अजीब और हल्का महसूस हो रहा था। सिस्टम, क्या समय हुआ है? सुबह के 8 बज रहे हैं होस्ट। आप लगातार 17 घंटे सोए हैं। राजियल हैरान रह गया, पर असली झटका उसे तब लगा जब सिस्टम ने उसे आईना देखने को कहा। राजियल ने अपनी परछाई शैडो स्टोरेज से आईना निकाला और अपनी शक्ल देखते ही उसका मुंह बन गया। सिल्वा के प्रहार से उसके बाल बेतरतीब कट चुके थे, पर अब वे पूरी तरह सफेद हो चुके थे। होस्ट, विरलन ब्लडलाइन निकलने के कारण आपके शरीर का बाहरी प्रभाव खत्म हो गया है। बैंगनी रंग उस खून की निशानी था। अब आपके बाल अपने प्राकृतिक शुद्ध सफेद रंग में लौट आए हैं। राजियल ने आह भरी। उसे सफेद बालों से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे अपनी पहचान बदली हुई लग रही थी। उसने सिस्टम से एक काला सफेद टक्सीडो लिया और अपनी कटी हुई बांह की आस्तीन को सलीके से मोड़ लिया। अब वह किसी रईस खानदान के वारिस जैसा दिख रहा था। गंतव्य अटलांटिस और ओशन ब्लैक। सिस्टम ने पूछा, अब हमारी योजना क्या है? हम ये साम्राज्य छोड़ रहे हैं, राजियल ने बिना किसी झिझक के कहा। हम अटलांटिस जा रहे हैं। अटलांटिस? वह समुद्री साम्राज्य। होस्ट, वह जगह बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, राजियल ने अपना माना पैनल देखते हुए कहा, जो अब सिर्फ 99,000 बचा था। कल अरबों में था और अब खाली होने की कगार पर है। इस दुनिया में कोई प्राकृतिक डाक माना नहीं है। मुझे मॉन्स्टर कॉज की जरूरत है। धरती का 73% हिस्सा समुद्र है। वहाँ पोर्टल्स ज्यादा हैं, मॉन्स्टर्स ज्यादा हैं और कोई रोक टोक नहीं है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ओशन ब्लैक जाना ही होगा। राजियल जानता था कि मेरिसा और सेलेस्टिया ने उसे सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। उसे 48 घंटों के भीतर साम्राज्य की सीमाओं से ओझल होना था। लेवी की दुकान पर मुसीबत। 5 मिनट बाद, जब राजियल शहर के बाजार से गुजर रहा था, उसने देखा कि लेवी की दुकान के बाहर भीड़ लगी है। वहाँ स्टोन फैमिली, जो 10 स्तंभ परिवारों में से एक है, के सैनिक खड़े थे। एक नौजवान रईस, जिसके भूरे बाल और आंखों में अहंकार था, वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी सैनिकों ने लेवी को दुकान से घसीटते हुए बाहर निकाला। यंग लॉर्ड, यही वह आदमी है, सैनिक ने लेवी को धक्का देते हुए कहा। लेवी ने अपने चश्मे ठीक किए और उस रईस लड़के को पहचान लिया। वह लड़का गुस्से में था। मैंने सुना है तुमने तीर बेचना बंद कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? लेवी घबराकर बहाने बनाने लगा। यंग लॉर्ड, बात असल में जटिल है, मैं समझा सकता हूँ। लेवी की नजरें बहाना ढूंढते हुए भीड़ पर पड़ी और अचानक वह जम गया। भीड़ के बीच काले लबादे और डरावने मुखौटे में वह व्यक्ति खड़ा था जिसे लेवी बखूबी जानता था। वह ठग राजियल। दोनों की आंखें मिली और लेवी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। लेवी भीड़ में छिपे उस नकाबपोश को देखकर सन रह गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या फिर से मेरे मॉन्स्टर कोर खाने आया है? लेवी का मन किया कि जाकर अपने इस घटिया बॉस को तमीज सिखाए, पर सामने खड़ा रईस लड़का ट्रॉय सब्र खो रहा था। कहाँ देख रहा है? क्या मरना चाहता है? ट्रॉय ने लेवी का कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। लेवी ने खुद को शांत रखा। वह जानता था कि रईस लोग तर्क नहीं समझते। क्षमा करें प्रभु, मेरा पार्टनर जा चुका है। वह आग वाले तीर उसके थे। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ट्रॉय की आंखें गुस्से से जल उठीं। तो उसका नाम बताओ, वह कहाँ है? लेवी ने भीड़ में छिपे राजियल की आंखों में झांका। राजियल की आंखों में कोई भाव नहीं था। लेवी समझ गया कि राजियल उसे बचाने नहीं आएगा। लेवी ने आह भरी और ट्रॉय से कहा, मुझे नहीं पता वह कौन था। थप्पड़ स्लैप। ट्रॉय ने लेवी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा। पूरी भीड़ खामोश हो गई। कोई भी पिलर हाउस के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। थप्पड़ का जवाब थप्पड़। लेवी ने अपना चश्मा ठीक किया और राजियल की ओर देखा। राजियल अभी भी बुत बना खड़ा था। सिस्टम, होस्ट, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? वह मदद मांग रहा है। नहीं, राजियल ने जवाब दिया। जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह मेरे लिए क्या खड़ा होगा? मुझे सिपाही नहीं, साथी चाहिए। लेवी समझ गया कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उसने ट्रॉय की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ओह, और तुम क्या करोगे? ट्रॉय हंसा। थप्पड़ स्लैप। लेवी ने पूरी ताकत से ट्रॉय के मुंह पर तमाचा जड़ा। पूरी बाजार में सन्नाटा छा गया।
ट्रॉय स्तब्ध रह गया। अगले ही पल ट्रॉय के अंगरक्षक नाइट ने तलवार निकाली और लेवी की गर्दन काटने के लिए बढ़ा। राजियल का प्रवेश, युद्ध की घोषणा। जैसे ही तलवार लेवी को छूने वाली थी, स्वश, राजियल भीड़ से गायब हुआ और लेवी के सामने प्रकट हुआ। थर्ड थर्ड एक कटा हुआ हाथ, जिसमें अभी भी तलवार थी, जमीन पर गिरा। राजियल ने एक ही झटके में उस सैनिक की कलाई काट दी थी और उसे लात मारकर एक दुकान के मलबे में फेंक दिया। यह अब मेरा आदमी है, राजियल की आवाज़ मुखौटे के पीछे से गूंजी। इसे छूना मत। ट्रॉय दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ट्रॉय रॉक हूँ, रॉक फैमिली का चौथा बेटा। मेरे पिता तुम्हारा खानदान मिटा देंगे। राजियल ने धीरे से अपना मुखौटा उतारा। भीड़ की सांसें रुक गईं। ये तो वही है, राजियल विरलन। राजियल ने अपनी छाया की तलवार ट्रॉय की नाक के पास टिका दी। ओह, पिलर फैमिली, तो फिर मैं अपने शब्द बदल देता हूँ। एक कदम और बढ़ाओ और मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारे परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा, डिक्लेयर वॉर कर दूंगी। पीछे हटना ही समझदारी। ट्रॉय का शरीर गुस्से से कांप रहा था, पर उसके बगल वाले अनुभवी सैनिक ने उसके कान में फुसफुसाया, यंग मास्टर, नहीं। यह पागल है और बहुत ताकतवर भी। इसने कल ही लेडी सिल्वा का सामना किया है। अगर हमने अभी हमला किया तो हम सब मारे जाएंगे। ट्रॉय ने अपने दांत पीसते हुए पीछे हटने का आदेश दिया। वह जानता था कि अभी लड़ना खुदकुशी होगी। आज नहीं तो कल मैं तुझे देख लूंगा। ट्रॉय बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। बाजार में अभी भी सन्नाटा था। राजियल मुड़ा, उसने लेवी का हाथ पकड़ा और उसके पीछे विशाल काले पंख निकल आए। अरे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेवी चिल्लाया, पर राजियल उसे लेकर बादलों की ओर उड़ गया। नीचे खड़ी भीड़ सिर्फ आसमान की ओर ताकती रह गई। राजियल विरलन ने सिर्फ एक दुकान बचाने के लिए साम्राज्य के एक पिलर हाउस को युद्ध की चुनौती दे दी थी। जंगल की गहराइयों में, बाजार के शोर शराबे से दूर, राजियल और लेवी आमने सामने खड़े थे। राजियल हमेशा की तरह शांत और भावशून्य था, जैसे उसे इंसानों से बात करना आता ही न हो। लेवी ने इस भारी सन्नाटे को तोड़ा। तो अब तुम क्या चाहते हो? देखो, अगर यह व्यापार के बारे में है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया और मुझे बचा लिया। अब मैं भी साम्राज्य की नज़रों में एक अपराधी हूँ। लेवी ने एक हताश भरी सांस ली। इसलिए अब कोई बिजनेस नहीं होगा। और अगर तुम यहाँ माफ़ी मांगने आए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राजियल ने उसे बीच में ही काट दिया। लेवी ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, राजियल ने सपाट स्वर में कहा। साम्राज्य के सबसे बड़े अपराधी ने तुम्हारी मदद की है और पिलर फैमिली, स्टोन हाउस अब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम कहीं नहीं जा सकते। राजियल ने अपना काला लबादा उतार दिया, जिसके नीचे उसने एक महंगा सूट पहन रखा था। लेवी झुंझला उठा, धत, ये सब तुम्हारे साथ काम करने का नतीजा है। किसे पता था कि तुम वही राजियल विरलन हो? उसने हार मानते हुए पूछा। ठीक है, बताओ इस बार क्या काम है? राजियल मुस्कुराया। हम समुद्र की ओर जा रहे हैं। ओशन ब्लैक, ओशन ब्लैक। मेरिसा का प्रलयकारी क्रोध। साम्राज्य से हजारों मील दूर एक अंधेरी और गहरी खाई के किनारे मेरिसा खड़ी थी। उसके बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था। उसने अपने हाथ में 8वें रैंक के एक गोस्ट क्लैन असैसिन की गर्दन दबोच रखी थी। मेरे बेटे की हत्या की सुपारी किसने दी थी? मेरिसा की आवाज़ बर्फीली थी। वह भूतिया शिकारी लाचारी से छटपटा रहा था। मेरिसा की आंखों में एक बैंगनी चमक कौन थी? ये ठिकाना भी काम का नहीं है। अगले ही पल मेरिसा की शक्ति से एक बैंगनी आग निकली, जिसने उस शिकारी को राख में बदल दिया। मेरिसा वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही उस गहरी खाई से बैंगनी रोशनी का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठा। बूम! आसपास की जमीन ब्रह्मांडीय धूल में बदल गई। उस जगह का नामो निशान मिट चुका था। ओशन ब्लैक का रहस्य। साम्राज्य में लेवी राजियल की बात सुनकर दंग रह गया। ओशन ब्लैक, वह पुरानी दंतकथा। 60 साल पहले एक पागल बूढ़े ने इसके बारे में बताया था कि समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां लहरों के बहाव के कारण मरे हुए मॉन्स्टर्स और उनके कोर्ट जमा हो जाते हैं। पर वह तो सिर्फ एक अफवाह थी। लेवी ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? समुद्र बहुत खतरनाक है और ओशन ब्लैक जैसी कोई जगह स्थिर नहीं है। वह हर साल अपनी जगह बदलती है। तुम उसे ढूंढोगे कैसे? राजियल जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह पलक झपकते ही लेवी के सामने से गायब हो गया। थर्ड लेवी ने पीछे मुड़कर देखा। राजियल ने मारिया ग्रेव की गर्दन पकड़ रखी थी और उसे जोर से एक पेड़ के तने से सटा दिया था। मारिया सांस लेने के लिए तड़प रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजियल की आवाज़ में कत्ल का इरादा साफ था। मुझ पर जासूसी कर रही हो? मारिया ने कांपते हुए एक फीकी मुस्कान देने की कोशिश की। क्या तुम सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो? मैं अपने सभी दुश्मनों के साथ ऐसा ही करता हूँ। राजियल ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत की। सच बताओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें वाकई मार डालूं। राजियल की पकड़ मारिया की गर्दन पर और मजबूत हो गई। मैं अपने दुश्मनों के साथ ऐसा ही करता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मारिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और कहा, मुझे मारना तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। तुम समुद्र की ओर भाग रहे हो क्योंकि तुम यहाँ मुसीबत नहीं चाहते। मुझे मारोगे तो तुम साम्राज्य से बाहर नहीं निकल पाओगे। राजियल की आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। आजमा कर देख लो। मौत को सामने देख मारिया की हिम्मत जवाब देने लगी। मैं यहाँ अपना दांव पूरा करने आई हूँ। मैं हार गई थी, इसलिए झूठ मत बोलो। तुम वैसी लड़की नहीं हो। राजियल ने उसकी गर्दन और दबाए। मारिया तड़प उठी। ठीक है, बताती हूँ। मुझे सिखाओ कि तुमने बिना मरे अपनी ब्लड लाइन कैसे निकाली। शाही गुलामी से नफरत। राजियल रुक गया। उसे याद आया कि मारिया हमेशा से शाही परिवार से नफरत करती थी।
ब्लडलाइन अथॉरिटी के कारण सेलेस्टिया जब चाहे मारिया के जल तत्व वाटर एलिमेंट को नियंत्रित कर सकती थी। मारिया के लिए यह आज़ादी नहीं बल्कि गले में बंधी एक अदृश्य जंजीर थी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मारिया की आंखों में पागलपन था। बस इस खून को मेरे शरीर से निकाल दो, राजियल ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? कल तक तुम मुझे मारना चाहती थी। कल की बात पुरानी हो गई, मारिया ने हताशा में कहा। मैं अपनी ताकत, अपना परिवार, अपनी विरासत सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तुम दुनिया के इकलौते इंसान हो जो ब्लडलाइन निकालकर जिंदा बचे हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। समुद्र की यात्रा और सौदा। मारिया जानती थी कि राजियल के पास साम्राज्य छोड़ने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा तत्व पानी है, समुद्र में मुझसे बेहतर साथी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में तुम मेरी ब्लडलाइन निकाल देना। राजियल ने सोचा, मारिया का पीछा करना और उसकी बातें सुन लेना उसके परसेप्शन के लिए एक चुनौती थी। वह उसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत कुछ जान चुकी थी और उसे मारना अभी रणनीतिक रूप से गलत था। अगर तुम अपनी ब्लडलाइन खो दोगी तो मेरे लिए तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? राजियल ने पूछा। तुम जानते हो कि समुद्र में जाना मना है, मारिया ने तेजी से कहा। अगर मैं वहां से कोई सिग्नल भी भेजूं तो कोई ड्यूब भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम वहां गायब होना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजियल का चेहरा अभी भी भावशून्य था। उसने धीरे से मारिया के गले से अपनी पकड़ ढीली की। मारिया को लगा कि वह जीत गई है और वह मुस्कुराने ही वाली थी कि तभी राजियल का हाथ बिजली की रफ्तार से ऊपर उठा। उसने अपनी 2 उंगलियां मारिया के मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल दी, इससे पहले कि वह पीछे हट पाती। मारिया के होंठों पर अभी जीत की मुस्कान आई ही थी कि राजियल के हाथ ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी उंगलियां मारिया के मुंह में डाली और उसे अपना खून पीने पर मजबूर कर दिया। क्या पिलाया तुमने मुझे? मारिया ने घृणा और नफरत के साथ थूकते हुए पूछा। राजियल ने शांति से अपने हाथ रुमाल से पोंछे। मेरा एक प्रतिबंधित कौशल। अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की सोची तो ये पहले तुम्हें तड़पाएगा और फिर मार डालेगा। मारिया ने हमला करना चाहा पर उसके सीने में उठते भयानक दर्द ने उसे घुटनों पर ला दिया। राजियल ने मुस्कुराते हुए अपना नियंत्रण छोड़ा। दरअसल कोई जादुई कौशल नहीं था, यह सिर्फ राजियल का ब्लड मैनिपुलेशन था। मारिया के शरीर के अंदर मौजूद राजियल की रक्त की बूंदें अब उसकी अदृश्य बेड़ियां बन चुकी थीं। अटलांटिस और ओशन ब्लैक का नक्शा। मारिया ने हार मानते हुए पूछा। ठीक है, पर काम खत्म होने के बाद तुम मेरी ब्लडलाइन निकाल दोगे ना? राजियल ने हामी भरी। उसे पता था कि मारिया की जल तत्व वाटर अफिनिटी समुद्र में बहुत काम आएगी। राजियल लेवी के पास गया। लेवी अभी भी सदमे में था कि राजियल ने एक ड्यूक की वारिस के साथ इतना क्रूर बर्ताव किया। लेवी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? राजियल ने सपाट स्वर में पूछा। लेवी चिल्लाया। कहाँ? समुद्र में, जहाँ जमीन से 1000 गुना ज्यादा मॉन्स्टर्स और पोर्टल्स हैं। क्या तुम पागल हो? हम अटलांटिस जा रहे हैं, राजियल ने कहा। वहाँ हमें ओशन ब्लैक का रास्ता मिलेगा। लेवी ने अपना सिर पकड़ लिया। अटलांटिस एक दंतकथा है और ओशन ब्लैक वह जगह है जहाँ मरे हुए मॉन्स्टर्स जमा होते हैं, पर वह तो 60 साल पहले एक पागल बूढ़े की कहानी थी। इटर्नल होल्ड जेल ब्रेक की तैयारी। वह बूढ़ा अभी भी जिंदा है, मारिया ने बीच में कहा। वह इटर्नल होल्ड की जेल में बंद है। साम्राज्य ने उसे कभी फांसी नहीं दी, बस उसे दुनिया से छिपा दिया। लेवी ने ताना मारते हुए कहा। तो तुम क्या करोगे? सम्राट से मिलने की अनुमति मांगोगे? नहीं, राजियल का जवाब तुरंत आया। तो फिर हम उसे उस जेल से बाहर निकालेंगे। लेवी की आंखें फटी रह गई। असंभव, आज तक कोई इटर्नल होल्ड से बाहर नहीं आया। उसका नक्शा तक किसी के पास नहीं है। तुम अंदर जाओगे कैसे? राजियल ने एक उंगली उठाई और ठंडी मुस्कान के साथ सिर्फ एक शब्द कहा। अपराध, क्राइम। लेवी और मारिया दोनों की भौहें एक साथ ऊपर चढ़ीं। अपराध? कैसा अपराध? राजियल खुद को जेल भेजने की योजना बना रहा था। अपराध? कैसा अपराध? लेवी की आवाज में घबराहट साफ थी। राजियल, तुम्हें पता है ना कि इटर्नल होल्ड में सिर्फ मौत से बदतर गुनाह करने वालों को डाला जाता है। वहां जाना और तिल तिल कर मरना एक ही बात है। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ लेवी की आंखों में झांका और पूछा। मैंने सब तैयारी कर ली है, बस ये बताओ तुम साथ आ रहे हो या नहीं? लेवी कश्मकश में था। वह कोई योद्धा नहीं, एक व्यापारी था, पर राजियल के शब्दों में एक ऐसा वजन था जिसने उसे भागने नहीं दिया। मुझे नहीं पता, वहां भी मरना है, यहाँ भी, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, राजियल ने शांति से कहा। पार्टनर या गुलाम? लेवी ने हार मानते हुए पूछा। ठीक है, पर इस सुसाइड मिशन के लिए मुझे क्या मिलेगा? मेरा पेमेंट क्या है? राजियल ने उसे 2 विकल्प दिए। पहला, जो चाहो वो मांग लो, पैसा, शोहरत, कुछ भी। दूसरा, मेरे पार्टनर बन जाओ। मारिया, जो पेड़ के सहारे खड़ी यह सब सुन रही थी, हैरान रह गई। उसने सोचा कि राजियल इस कमजोर इंसान को इतना भाव क्यों दे रहा है। वह इसे भी उसकी तरह मजबूर कर सकता था। पार्टनर बनने पर क्या मिलेगा? लेवी ने पूछा। कुछ नहीं, राजियल का जवाब तुरंत आया। लेवी ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम बिजनेस में बहुत कच्चे हो, जानते हो ना? पर फिर भी, लेवी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं पार्टनर बनना चुनता हूँ। राजियल ने पहली बार हाथ आगे बढ़ाया। ये हाथ मिलाना लेवी के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि सम्मान था। राजियल ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। मिशन, एक जहाज और एक नाम। राजियल ने तुरंत काम सौंप दिया। जाओ और एक बड़ा जहाज शिप खरीदो। कल दोपहर तक साम्राज्य के उत्तरी तट पर तैयार रहना। लेवी चिल्लाया। जहाज? पैसे कहाँ से आएंगे? क्या जहाज पेड़ों पर उगते हैं?
तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुमने मुझसे कमाए हैं, उनका इस्तेमाल करो, राजियल ने अपने विशाल छायापंख फैलाते हुए कहा। और इससे पहले कि लेवी कुछ और कह पाता, राजियल आसमान में ओझल हो गया। नीचे खड़ी मारिया ने लेवी को हिकारत से देखा। जहाज खरीदना इतना आसान नहीं है चश्मिश, तुम्हारे पास क्या कनेक्शन है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेवी ने अपना चश्मा ठीक किया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम जॉय है, पर लोग मुझे भगवान गॉड कहते हैं। राजियल का अगला शिकार। आसमान में उड़ते हुए सिस्टम ने राजियल से पूछा, क्या तुम सच में लेवी को मरने के लिए छोड़ देते अगर वह ट्रॉय को थप्पड़ नहीं मारता? राजियल कुछ देर चुप रहा, फिर फुसफुसाया, शायद नहीं। सिस्टम ने फिर पूछा, तो अब हम कौन सा अपराध करने वाले हैं? जेल जाने के लिए। राजियल ने नीचे फैले साम्राज्य की ओर देखा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। राजियल एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से दूर एक विशाल पत्थर का किला और उसके बीचों बीच लहराता नीला पोर्टल दिख रहा था। ये 6 रैंक पोर्टल द लैंड ऑफ आइस था। रक्षक योद्धाओं की नज़र बचाकर राजियल पलक झपकते ही पोर्टल के अंदर समा गया। बाहर खड़े रक्षकों को भनक तक नहीं लगी। वे आपस में बात कर रहे थे कि आज सुरक्षा कड़ी रखनी है क्योंकि ड्रैगनवेवर परिवार की युवा महिला नैन्सी अंदर गई है। उन्हें यकीन था कि वह इतनी ताकतवर है कि उसे किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। बर्फ की दुनिया और माना का शिकार। पोर्टल के अंदर कदम रखते ही राजियल का सामना अंतहीन सफेद दुनिया से हुआ। चारों ओर बर्फ और हड्डी कपा देने वाली ठंड थी। राजियल को अपना काम जल्दी खत्म करना था। सिस्टम होस्ट, क्या आप सच में वही अपराध करने जा रहे हैं? राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने 15 मिनट के भीतर एक विशाल म्यूटेटेड स्नो वुल्फ को मार गिराया और उसके सीने से एस रैंक का मॉन्स्टर कोर निकाल लिया। माना MP अवशोषित, जोड़ 100 मिलियन। कुल माना 206 मिलियन। अब उसके पास पर्याप्त ऊर्जा थी। उसने अपने काले पंख फैलाए और सीधे उस दिशा में उड़ चला जहां से उसे कुछ अजीब स्पंदन महसूस हो रहे थे। रेनेगार्ड का विश्वासघात। बर्फ के जंगल की गहराई में नैन्सी, अराबेला की बेटी एरोन की बहन, लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसका चेहरा बुखार से लाल था और शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह रेनेगार्ड, उसका अपना रक्षक, के विश्वासघात का शिकार हुई थी। उसे कोई ऐसा जहर दिया गया था जिसने उसके ड्रैगन खून की ताकत को भी जकड़ लिया था। वह बेहोश होकर बर्फ में गिर गई। रेनेगार्ड, जो ड्रैगनवेवर परिवार का वफादार दिखता था, अब अपनी असली नीयत दिखा रहा था। उसके साथ एक हट्टा कट्टा लड़का टोगी भी था। रेनेगार्ड ने हंसते हुए कहा, बर्फ के ड्रैगन, आइस ड्रैगन्स बहुत स्वाभिमानी होते हैं। एक बार किसी पुरुष के साथ संबंध बन जाए तो वे कभी उसे नहीं छोड़ते। वे इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके साथ जबरदस्ती हुई, इसलिए वे खुद को उस पुरुष का गुलाम बना लेते हैं। मैं इसे हासिल करूंगा और बदले में तुम्हें वह गिफ्ट ऑफ आइस, बर्फ का फूल मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। नैन्सी यह सब सुन रही थी, पर वह एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बह रहे थे। राजियल का प्रवेश। जैसे ही रेनेगार्ड नैन्सी की ओर बढ़ा, आसमान से एक काली रोशनी की किरण बिजली की रफ्तार से नीचे आए। धमाका, बूम, बर्फ का गुबार उठा और जमीन कांप उठी। धूल और धुएं के बीच से एक ठंडी, मजाक उड़ाती हुई आवाज गूंजी। और लोग कहते हैं कि मैं बुरा हूं। राजियल वहां पहुंच चुका था। और लोग कहते हैं कि मैं बुरा हूं, राजियल ने ठंडे स्वर में कहा। रेनेगार्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम वही विरेलिन लड़के हो ना? रेनेगार्ड ने उसे पहचान लिया, पर राजियल ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वह वहां था ही नहीं। वह सीधे बर्फ में पड़ी नैन्सी के पास गया। नैन्सी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी थी, पर जैसे ही उसने विरेलिन नाम सुना, वह किरण बुझ गई। उसे लगा कि एक बलात्कारी उसे बचाने आया है। उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई थी। वह असहाय होकर रोने लगी। वे आंसू सिर्फ दुख के नहीं, बल्कि पूर्ण शक्तिहीनता के थे। राजियल का क्रूर सत्य। राजियल ने नैन्सी को उसकी आर्मर के कॉलर से झटके से ऊपर उठाया। उसकी पकड़ रफ और बेरहम थी। नैन्सी ने उसकी आंखों में देखा, वहां वासना या मजाक नहीं था, सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, राजियल ने सपाट स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाने वाला हूं। पर इसे अपनी हार मत समझना। मैं तुम्हें बचाऊंगा भी और तुम्हारा इस्तेमाल भी करूंगा। इस तरह हम दोनों का फायदा होगा। नैन्सी दंग रह गई। राजियल ने आगे जो कहा वह और भी भयानक था। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ यह होने वाला है। क्या मैं इसे रोक सकता था? हाँ, पर क्या मैंने इसे होने दिया? हाँ, क्योंकि इसमें मेरा फायदा था। अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो तो करो, ये तुम्हारा हक है। भविष्य की भविष्यवाणी। राजियल ने नैन्सी की आंखों में झांकते हुए कहा, अगले 4 साल, सिर्फ 4 साल बचे हैं तुम्हारे पास, इससे पहले कि तुम्हारी मौत हो जाए। आज से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। कोई स्ट्रॉबेरी नहीं, कोई तितलियां नहीं, कोई कोमल भ्रम नहीं। दुनिया आज तुम्हें तोड़ना चाहती थी ताकि तुम 4 साल बाद अपने ही हाथों से अपनी जान ले लो। यही तुम्हारी नियति, फेट है। नैन्सी के आंसू और तेज हो गए। राजियल ने उसे झिड़कते हुए कहा, ये आंसू बेकार हैं। आंसू कमजोरों के लिए होते हैं। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें यहाँ कोई नमी दिखती है? अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। अपनी नियति को मिटा दो इससे पहले कि वह तुम्हें मिटा दे। उसने उसे सलाह दी कि वह रिवेंट सफेद बालों वाला लड़का से मिले जो कभी झूठ नहीं बोलता। वह उसकी बातों की पुष्टि कर देगा। रेनेगार्ड और टोगी की दुविधा। दूर खड़े रेनेगार्ड और टोगी यह सब देख रहे थे। टोगी हमला करना चाहता था क्योंकि राजियल उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहा था, पर रेनेगार्ड डरा हुआ था। वह खतरनाक है। उसने कल ही विरेलिन परिवार से भागकर अपनी ताकत दिखाई है। वह बिना तैयारी के यहाँ नहीं आता।
रेनेगार्ड ने तय किया कि वह पहले बात करेगा। वह खुद भी तो अपराधी है, शायद हम उसे लालच देकर अपनी तरफ कर सकें। विदाई। राजियल ने नैन्सी को वापस बर्फ में छोड़ दिया। तुम्हारे शरीर में 7वें रैंक का जहर है, 4 दिन में तुम्हारा ड्रैगन शरीर इसे खुद खत्म कर देगा। वह मुड़ा और रेनेगार्ड की ओर देखने लगा। जाते जाते उसने नैन्सी से आखिरी शब्द कहे, तुम्हारी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम टूटोगी नहीं। यकीन मानो, तुम पहली इंसान नहीं हो जिस पर मैं यह आजमा रहा हूं। नैन्सी बर्फ में पड़ी रोती रही, पर राजियल की बातें उसके दिल में खंजर की तरह चुभ गई थीं। उसने पहली बार नियति से लड़ने की उस ताकत को महसूस किया जो राजियल की आंखों में थी। राजियल ने रेनेगार्ड और टोगी की ओर देखा। उसने नैन्सी से अपनी बात खत्म कर ली थी, अब बारी इन दोनों की थी। राजियल के चेहरे पर एक व्यापारी जैसी मुस्कान आई। देखो लड़कों, मुझे सिर्फ एक की जरूरत है। इसका मतलब है कि तुम में से एक को मरना होगा। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, आपस में लड़ो, जो बचेगा वह मेरे साथ चलेगा। दूसरा, मुझसे लड़ो, जो जिंदा बचेगा वह सांस लेता रहेगा। टोगी गुस्से से पागल हो उठा, पर रेनेगार्ड ने उसे रोक दिया। रुको राजियल, तुम बेकार में दुश्मन बना रहे हो। चलो बैठकर बात करते हैं। जवाब में राजियल ने अपना बायां हाथ उठाया। छाया की एक तलवार शैडो स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसके पीछे विशाल काले पंख निकल आए। उसकी मजाकिया मुस्कान गायब हो गई और वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा बचा। पहली टक्कर, तुम अभी बच्चे हो, रेनेगार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, राजियल बिजली की रफ्तार से उसकी ओर लपका। टोगी ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर पर सफेद संगमरमर मार्बल जैसे पैटर्न उभरे, उसकी त्वचा पत्थर से भी सख्त हो गई। उसे यकीन था कि वह इस वार को रोक लेगा। स्वश स्विश, छाया की तलवार टोगी की मार्बल स्किन से टकराए। चिंगारियां उठीं, पर प्रहार का वेग इतना प्रचंड था कि टोगी का भारी शरीर हवा में उड़ गया। वह अपने पीछे खड़े रेनेगार्ड से टकराया और दोनों सैकड़ों मीटर दूर जंगल के पेड़ों को चीरते हुए जा गिरे। नैन्सी ने दूर से धमाके की आवाज़ सुनी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजियल उसके लिए लड़ रहा है। क्या वह सच में वैसा राक्षस है जैसा लोग कहते हैं? उसने मन ही मन सोचा। पुनर्जीवन और दूसरी पारी। धमाके के केंद्र में टोगी मलबे से बाहर निकला। उसके शरीर पर गहरी दरारें थीं, पर वे जादुई रूप से खुद को भर रही थीं। रेनेगार्ड भी खड़ा हुआ, हालांकि वह लहूलुहान था। ये लड़का सामान्य नहीं है। रेनेगार्ड ने अपनी क्रिम्सन स्वॉर्ड निकाली। टोगी ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक और कौशल का उपयोग किया। उसके शरीर पर पेड़ों की छाल जैसा कवच उगाया। ये वही वुड एलिमेंट था जिसे कल सिल्वा ने इस्तेमाल किया था। तो तुम्हें लगता है कि यह लकड़ी तुम्हें बचा लेगी? राजियल का स्वर मजाक उड़ा रहा था। असंभव गति। तीनों एक बार फिर टकराए। रेनेगार्ड की आग और टोगी की मजबूती के बीच राजियल किसी साए की तरह फिसल रहा था। वह उनके प्रहारों के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे वे बच्चे हों। उसकी तलवार उन कोनों एंगल्स से वार कर रही थी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बूम बूम, एक और धमाका हुआ और टोगी तथा रेनेगार्ड फिर से दूर जा गिरे। टोगी चिल्लाया, ये सब कैसे कर रहा है? इसकी गति और तकनीक हमारी समझ से बाहर है। राजियल बर्फ के बीच किसी साए की तरह घूम रहा था। उसकी छाया तलवार हवा में मजाकिया अंदाज में लहरा रही थी। उसका सिर्फ बायां हाथ ही लड़ाई लड़ रहा था, पर हर प्रहार इतना सटीक था कि रेनेगार्ड की ड्रैगन ताकत भी उसके सामने कम पड़ रही थी। रेनेगार्ड के शरीर पर लाल रंग के ड्रैगन स्केल्स उभर आए थे। वह अपनी भारी तलवार से चट्टानों को चीर देने वाले प्रहार कर रहा था, पर राजियल उन्हें ऐसे रोक रहा था जैसे वे बच्चों के खिलौने हों। रेनेगार्ड हैरान था, ये कैसी तलवारबाजी है? इसकी कोई प्रणाली सिस्टम नहीं है। ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ वार कर रहा है। राजियल ने एक मौका पाकर रेनेगार्ड की पसलियों पर वार किया। कड़क की आवाज आए। रेनेगार्ड की लोहे जैसी ड्रैगन हड्डियां चटक गईं और वह सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। टोजी का यूरेनियम अवतार। रेनेगार्ड हार मान चुका था, पर टोगी अभी बाकी था। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ हरा पत्थर निकाला और उसे निगल लिया। सिस्टम होस्ट सावधान, वह शुद्ध यूरेनियम प्योर यूरेनियम है। टोजी का शरीर अब सिर्फ लकड़ी या संगमरमर का नहीं रहा। वह एक जीता जागता परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया था। उसके शरीर की दरारों से हरा प्रकाश फूट रहा था और उसके चारों ओर घातक विकिरण रेडिएशन फैल रहा था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि बिना खाए पिए लाखों सालों तक जिंदा रह सकता था। सिस्टम होस्ट, उसे अपनी हड्डियों को मत छूने देना। अगर उसने ऑब्सीडियन अग्नि को सोख लिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। परमाणु प्रहार बनाम छाया का कहर। टोजी बिजली की रफ्तार से राजियल के सामने पहुंचा। उसकी मुट्ठी से निकलता विकिरण हवा को जला रहा था। उसने राजियल के सिर पर वार करना चाहा, पर राजियल ने अपना सिर झुकाया और टोजी की गर्दन को अपने कंकाल जैसे मजबूत हाथ से दबोच लिया। बूम बूम, राजियल ने टोजी के सिर को बर्फ और पत्थर के फर्श पर पटकना शुरू किया। हर प्रहार एक उल्कापिंड के गिरने जैसा था। जमीन किसी टूटे हुए आईने की तरह फट गई। टोजी का शरीर विकिरण की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर राजियल के प्रहार उसकी हीलिंग से कहीं ज्यादा तेज थे। विकिरण राजियल के हाथ की खाल को जला रहा था। उसकी काली हड्डियां ऑब्सिडियन स्केलेटन दिखाई देने लगी थीं, पर राजियल को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इतना सख्त क्यों है ये कवच? राजियल बुदबुदाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टेक्टोनिक अल्टीमेट स्किल, फोरहेड स्लैम ऑफ डूम। विनाश। एक आखिरी प्रलयंकारी धमाका हुआ। कोलिजियम की तबाही भी इसके सामने कुछ नहीं थी। पूरा जंगल कांप उठा। जब धुआं छंटा तो राजियल गड्ढे के बीच खड़ा था। उसका हाथ दोबारा ठीक हो रहा था, रीजेनरेटिंग, और उसके पैरों के नीचे टोजी का शरीर था जिसका सिर अब अस्तित्व में ही नहीं था। टोजी का परमाणु रूप अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुका था। रेनेगार्ड दूर खड़ा कांप रहा था।
उसने आज तक कई योद्धा देखे थे, पर ये लड़का इंसान नहीं था। यह एक निर्दयी मशीन थी जो सिर्फ विनाश जानती थी। राजियल ने अपनी छाया से एक विशाल हथौड़ा हैमर बनाया और टोजी के बचे हुए शरीर को भी तब तक कुचला जब तक वह लकड़ी के बुरादे और धूल में नहीं बदल गया। उसे कोई शक नहीं छोड़ना था। राजियल धीरे से मुस्कुराया जब उसने रेनेगार्ड को वह लाल गोला समनिंग ऑर्ब फोड़ते हुए देखा। उसने अपने भारी हथौड़े को वापस छाया की तलवार में बदल लिया। सिस्टम होस्ट, आप इसे किलिंग इल्यूजन से भी हरा सकते थे। आपने फालतू में इतना तमाशा किया। नहीं, यह जरूरी था, राजियल ने रेनेगार्ड की ओर देखते हुए मन ही मन कहा। ड्रैगन बहुत स्वाभिमानी होते हैं। जब तक उनका घमंड पूरी तरह टूट न जाए वे झुकते नहीं हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। अचानक आसमान में एक दरार पड़ी और एक विशाल पोर्टल खुल गया। उसमें से 6.5 फीट लंबा एक योद्धा बाहर निकला, केल नॉर्डन ब्लू ड्रैगन फ्लेम्स का कमांडर। उसकी उपस्थिति मात्र से बर्फ पिघलने लगी और हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि रेनेगार्ड लड़खड़ाकर घुटनों पर गिर गया। विश्वासघात और झूठ। रेनेगार्ड ने अपनी जान बचाने के लिए सबसे घटिया रास्ता चुना। उसने नैन्सी की ओर देखा जो अभी भी सुन्न पड़ी थी और केल के सामने चीख पड़ा, कमांडर, ये सब इस राक्षस राजियल ने किया है। इसने नैन्सी को मारने और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा साथी उसे बचाते हुए मारा गया। ये वही बलात्कारी है जिसने सेंटेस्ट सेलिना के साथ भी यही करने की कोशिश की थी। रेनेगार्ड जानता था कि नैन्सी बोल नहीं सकती और राजियल का नाम पहले से ही खराब है। कोई उसकी बात नहीं मानेगा। केल का न्याय। केल ने नैन्सी को अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखों में नैन्सी के लिए दर्द और राजियल के लिए मौत जैसा गुस्सा था। मेरी बच्ची, तुमने बहुत सहा। मैं अपनी ड्रैगन की प्रतिष्ठा की शपथ लेता हूँ, यह अपराधी बचेगा नहीं। नैन्सी अंदर ही अंदर चीख रही थी, नहीं, रेनेगार्ड झूठ बोल रहा है। राजियल ने मुझे बचाया है। पर उसका शरीर जहर के कारण पत्थर बना हुआ था। केल एक अनुभवी योद्धा था। उसने रेनेगार्ड की आवाज़ में वह घबराहट और शरीर में वह अपराधबोध, गिल्ट महसूस कर लिया जो एक सच्चे रक्षक में नहीं होना चाहिए था। इसे बांध लो, केल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। ये संदिग्ध लग रहा है। राजियल का पागलपन। अब केल राजियल की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे, इंसान? केल की शक्ति पूरे अखाड़े को कुचल रही थी। राजियल ने अपनी छाया की तलवार गायब कर दी और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, राजियल ने शांति से कहा। केल चौंक गया। उसे लगा था कि राजियल लड़ेगा या भागने की कोशिश करेगा, पर राजियल के अगले शब्दों ने जैसे पूरे साम्राज्य का इतिहास ही बदल दिया। हाँ, मैंने ही इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, राजियल ने बिना किसी झिझक के ठंडे स्वर में कहा। उस समय यह मुझे काफी क्यूट लग रही थी। पूरे मैदान में मौत सा सन्नाटा छा गया। केल पत्थर बन गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी आसानी से अपना जुर्म कैसे कबूल कर सकता है। नैन्सी का दिमाग चकरा गया। क्या इसने अभी अभी क्या कहा? इसने जुर्म कबूल कर लिया और इसने मुझे क्यूट कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजियल पर गुस्सा करे या उसे एक जीनियस पागल समझे। राजियल सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ ड्रैगन वेवर कप्तानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खास स्केल रोप से बंधे थे। उसका बायां हाथ पूरी तरह जकड़ा था, जबकि दाहिना हाथ कोहनी के पास से बंधा था जहां से वह कटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि परेड में निकले किसी रईस की तरह चल रहा था। उसके बगल में रेनेगार्ड था, जिसका सिर झुका हुआ था और वह शर्म और मौत के डर से कांप रहा था। उनके पीछे कमांडर केल अपनी बाहों में सुन्न पड़ी नैन्सी को लेकर चल रहे थे। केल ने जानबूझकर उन्हें गलियों से पैदल ले जाने का फैसला किया ताकि पूरी दुनिया राजियल का नया जुर्म देख सके। भीड़ में फुसफुसाहटें फैल गईं, देखो वही बलात्कारी है। इसने लेडी नैन्सी के साथ भी वही करने की कोशिश की। राजियल इन गालियों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। ड्रैगन सेना का आगमन। अचानक आसमान कांप उठा। बूम! हजारों लाखों ड्रैगन ने राजधानी के आसमान को ढक लिया। सूरज की रोशनी गायब हो गई और शहर पर अंधेरा छा गया। ड्रैगन वेवर परिवार ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ अखाड़े के सामने एक गड्ढा बना और उसमें से डचेस अराबेला निकली। उनकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि लोग पीछे हटने लगे। अराबेला ने केल की बाहों से नैन्सी को लिया। नैन्सी की आंखों से आंसू बहने लगे। अराबेला ने धीरे से उसकी आंखें बंद की। आराम करो मेरी बच्ची, माँ सब संभाल लेगी। अराबेला की नज़र राजियल पर पड़ी। उसकी आवाज़ बर्फीली थी। प्रार्थना करना कि तुम झूठ बोल रहे हो लड़के। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगी। सुप्रीम कोर्ट, देवताओं का जमावड़ा। अदालत के विशाल दरवाजे खुले। यह कोई साधारण कोर्ट नहीं था। यहाँ का हर खंभा और बैनर ड्रैगन की शक्तियों से लैस था। लाल कालीन के अंत में एक प्लेटिनम सिंहासन था जिस पर वह बैठी थी। नेरिसा वोन वैलेंटाइन, नेरिसा ग्वान वैलेंटाइन, इंपीरियल एम्प्रेस। वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर स्त्री थी। उसके बगल में राजकुमारी सेलेस्टिया खड़ी थी। सिंहासन के नीचे 4 छोटे सिंहासन थे जिन पर साम्राज्य के स्तंभ बैठे थे, ड्यूक मैक्सिमस, सेराफिना, अराबेला और मासेला विरेलिन। रेनेगार्ड उस दबाव से घुटनों पर गिर गया, पर राजियल सीना तानकर खड़ा रहा। उसकी डर के प्रति प्रतिरोध, फियर रेजिस्टेंस क्षमता उसे टूटने नहीं दे रही थी। राजियल मन ही मन सोच रहा था, धत क्या पागलपन है। ये औरत एम्प्रेस तो कहानी के अंत में आने वाली थी, यहाँ अभी से क्या कर रही है? एम्प्रेस का सवाल। पूरी अदालत में सन्नाटा था। अंततः नेरिसा ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और राजियल की ओर झुककर देखा। उसकी प्लेटिनम आंखें राजियल की आत्मा को चीर रही थीं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम काफी दिलचस्प व्यक्ति बन गए हो भतीजे नेफ्यू। तुमने इतने कम समय में इतना विकास कैसे कर लिया?
साम्राज्य नेरिसा ने मुस्कुराते हुए राजियल से कहा, तुम काफी चतुर हो गए हो भतीजे, मुझे मानना पड़ेगा। राजियल ने शिष्टाचार दिखाया पर वह जानता था कि नेरिसा उसकी योजना को भांप सकती है। नेरिसा ने घोषणा की, पिछली बार की तरह इस बार भी सेलेस्टिया ही न्याय करेगी। सेलेस्टिया आगे बढ़ी। उसके पास न्याय की आंखें, आइज ऑफ जजमेंट थीं, जो झूठ को आर पार देख सकती थीं। उसे पूरा यकीन था कि राजियल ने कुछ नहीं किया है, बल्कि असली गुनहगार वह कांपता हुआ रक्षक रेनेगार्ड है। राजियल का झूठा इकबाले जुर्म। सेलेस्टिया कुछ बोलती उससे पहले ही राजियल ने बम फोड़ दिया। मैं उसे मारना चाहता था और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। पूरी अदालत सन्न रह गई। रेनेगार्ड ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, पर सेलेस्टिया ने राजियल की आंखों में झांका और ठंडे स्वर में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी आंखें सच देख सकती हैं। राजियल मुस्कुराया पर पीछे नहीं हटा। पर मैंने ही ये किया है। गवाह का खात्मा। सेलेस्टिया अब रेनेगार्ड की ओर मुड़ी। सच बताओ रेनेगार्ड, झूठ तुम्हें मौत से नहीं बचा पाएगा। रेनेगार्ड का साहस जवाब दे गया, नहीं, वह झूठ बोल रहा है। वह मुझे बचाने के लिए। रेनेगार्ड जैसे ही सच बोलने वाला था कि तभी धमाका, CRACK, बूम। राजियल, जिसके हाथ बंधे थे, बिजली की रफ्तार से घूमा और अपनी टांग से रेनेगार्ड के सिर पर एक घातक प्रहार किया। रेनेगार्ड का सिर कांच की तरह बिखर गया। खून की फुहारों ने शाही कालीन को भिगो दिया। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। साम्राज्य के सामने कत्ल, यह मौत को बुलावा था। अराबेला गुस्से से कांप रही थी क्योंकि वह रेनेगार्ड को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, पर राजियल ने उसे पल भर में खत्म कर दिया। राजियल ने अपनी टांग नीचे की और मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। इटर्नल होल्ड की मांग। राजियल ने फिर से अपनी बात दोहराई, जैसा कि मैंने कहा, मैं गुनहगार हूँ। मैंने ही हमला किया था। सेलेस्टिया चिल्लाई, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। रेनेगार्ड मरते मरते सच बोल गया था। राजियल ने तर्क दिया, गवाह तो मर चुका है, अब सिर्फ मैं बचा हूं और मैं खुद को दोषी मान रहा हूं। क्या तुम इतनी भ्रष्ट हो कि एक अपराधी के कबूलनामे को भी नहीं मानोगी? सेलेस्टिया का पारा चढ़ गया। वह नैन्सी को गवाही के लिए बुलाना चाहती थी, पर अराबेला ने साफ मना कर दिया कि वह जहर के असर में है और 4 दिन तक नहीं बोल पाएगी। राजियल ने अपनी आवाज़ और बुलंद की, मैं दोषी हूँ और एक अपराधी के तौर पर मैं सजा मांगता हूँ। मुझे इटर्नल होल्ड की जेल में डाल दिया जाए। अदालत में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इटर्नल होल्ड, वह जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आता। सेलेस्टिया की आंखें फटी रह गईं। वह समझ गई कि राजियल ये सब सिर्फ उस जेल के अंदर जाने के लिए कर रहा है। राजियल के जाने के बाद अदालत में सन्नाटा पसर गया। सेलेस्टिया गहरी सोच में डूबी थी। उसे अपनी मां की तरह क्रूर बनने और खुद के सिद्धांतों के बीच की जंग महसूस हो रही थी। उसने राजियल की इच्छा पूरी की थी, पर क्या वह इस नर्क में 4 दिन टिक पाएगा? तभी अखाड़े के बीच पड़ी रेनेगार्ड की बिना सिर वाली लाश में हलचल हुई। नेरिसा एम्प्रेस ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से मरे हुए रेनेगार्ड को फिर से जिंदा कर दिया। उसकी हड्डियां और मांस खुद ब खुद जुड़ गए। ये देखकर अराबेला और अन्य ड्यूक दंग रह गए। नेरिसा के लिए कुदरत के नियम कोई मायने नहीं रखते थे। नेरिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, सब जा सकते हैं। अराबेला ने रेनेगार्ड को बालों से घसीटा और आग के गोले में गायब हो गई। नर्क का दरवाजा, इटर्नल होल्ड। राजियल अब एक ऐसी जगह था जो किसी डरावने सपने जैसी थी। एक चौकोर कमरा, जिसकी दीवारें, फर्श और छत सब कुछ चमकदार सफेद था। वहां न परछाई थी, न धूल, न कोई कोना। वाह, ये तो बहुत डरावना है, राजियल बुदबुदाया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें बर्फ बनकर जम रही थीं। सिस्टम, होस्ट, ये जेल मौत से बदतर है। यहाँ कैदियों को खाना पानी नहीं दिया जाता, बल्कि एक ऊर्जा उन्हें जिंदा रखती है ताकि वे अनंत काल तक भूख और प्यास से तड़पें। हफ्ते में 3 दिन यहाँ जहरीली गैस छोड़ी जाती है जो खाल उतारने जैसा दर्द देती है, पर आप मर नहीं सकते। आत्महत्या यहाँ असंभव है। राजियल मुस्कुराया, सडिस्टिक साइकोपैथ ने बनाया है इसे, पर मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। शैडो गेज 73,000 कैमरे। राजियल को उस पागल बूढ़े को ढूंढना था जो उसे ओशन ब्लैक का रास्ता दिखा सके। ये जेल सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि हजारों कमरों का एक जाल था। बिना किसी नक्शे या रोशनी के उसे ढूंढना नामुमकिन था, पर राजियल के पास एक रास्ता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को अपनी परछाई में उतार दिया। कौशल सक्रिय, शैडो गेज। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई रोशनी न होने के बावजूद फर्श पर उसकी एक धुंधली परछाई थी। इसका मतलब था कि हर कमरे में एक परछाई होगी। उसने अपनी मानसिक शक्ति, मेंटल स्टैट्स को फैलाना शुरू किया। एक कमरा, 100, 1000, 10,000। राजियल के माथे पर पसीना आ गया। उसका मेंटल स्टैट अब सिर्फ बी रैंक था क्योंकि उसने विरलन ब्लड लाइन खो दी थी। 73,000 परछाइयों से जुड़ना उसके दिमाग को फाड़ सकता था। 73,000 कमरे, मुझे एक एक करके देखना होगा, राजियल ने दांत पीसते हुए कहा। उसने पहली परछाई से संपर्क किया। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, टूटा हुआ, पीली आंखें। वह नहीं था। एक गया। 72,999 बाकी हैं। साम्राज्य का उत्तरी तट। सुबह की सुनहरी धूप समुद्र की लहरों पर खेल रही थी। लेवी, जॉय और मारिया ग्रेव बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे। लेवी ने रास्ते में पड़ा एक अखबार उठाया और उसकी सुर्खी पड़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसने ये क्या किया? मारिया ने लेवी के हाथ से अखबार झपटते हुए चीख कर कहा। अखबार में राजियल के अपराध और उसके इटर्नल होल्ड जेल जाने की खबर छपी थी। मारिया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं जानती थी कि वह पागल है, पर ये ड्यूक की बेटी के साथ जबरदस्ती की कोशिश और फिर साम्राज्य के सामने उसे कबूल करना, वह पूरी तरह सठिया गया है।
लेवी ने अपना चश्मा ठीक किया, उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। कम से कम वह जेल के अंदर तो पहुंच गया। अब हमें अपना काम तेज करना होगा। अगर वह वापस आया और उसे यहाँ जहाज नहीं मिला तो वह हमें मार डालेगा। मारिया ने लेवी को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि इस मामूली दिखने वाले आदमी के पास बहुत ऊंचे लेवल के कनेक्शंस हैं। कल उसने एक भिखारी से बात की थी और आज एक बड़े व्यापारी के साथ मीटिंग पक्की हो गई थी। नोवा की तलाश, राजियल का अतीत। साम्राज्य से हजारों मील दूर एक भूले बिसरे गांव में नोवा विरेलिन खड़ी थी। उसके बैंगनी बाल और बर्फीला चेहरा गांव वालों के लिए किसी देवी या यमराज जैसा था। वह 5 साल पहले गायब हुए राजियल का सुराग ढूंढ रही थी। उसने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी को राजियल की तस्वीर दिखाई। क्या तुमने इसे देखा है? बूढ़ा आदमी नोवा की खूबसूरती और उसके दबाव प्रेशर से कांप उठा। उसने पहले तो मना कर दिया, पर जैसे ही नोवा ने जादू से तस्वीर के बालों को हटाकर चेहरा दिखाया, बूढ़ा चिल्ला उठा, हाँ, ये वही भिखारी बच्चा बेगर किड है। क्लेटोनिक चर्च, क्लेटनक चर्च। नोवा की आंखें चमक उठीं। भिखारी बच्चा, उसने ठंडे स्वर में दोहराया। बूढ़े ने कांपते हुए बताया, वह यहाँ वहां से खाना चुराता था। उसकी हालत बहुत खराब थी, शायद वह घायल था। आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब क्लेटोनिक चर्च के लोग उसे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद वह कभी नहीं दिखा। क्लेटोनिक चर्च का नाम सुनते ही नोवा के चेहरे पर घृणा और जहर फैल गया। उसने बूढ़े की हथेली पर विरेलिन परिवार का एक कीमती सिक्का रखा और वहां से तेज कदमों से निकल गई। बूढ़ा आदमी सिर्फ उस सिक्के पर बने 3 आंखों वाले कॉय के निशान को देखता रह गया। वह नहीं जानता था कि उसने अभी अभी साम्राज्य की सबसे खतरनाक स्त्री को उसके शिकार का रास्ता दिखा दिया है। क्लेटोनिक चर्च की सीढ़ियों के पास भारी तनाव था। एक तरफ चांदी और सुनहरे आर्मर में सजे सेंटेस सेलिना के शूरवीर थे और दूसरी तरफ चर्च के काले लबादे वाले अनुयायी। मैंने कहा ना, चर्च के रक्षक, एक निशान वाले चेहरे वाला आदमी ने गुर्राते हुए कहा, बिना भक्ति साबित किए कोई अंदर नहीं जा सकता। पीछे हट जाओ। सेलिना की सुनहरी आंखों में गुस्सा था। मैं बस अंदर देखना चाहती हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। सेलिना यहाँ राजियल के लिए आई थी। उसे पता चला था कि उसके साथ हुए पुराने हादसों का संबंध इसी चर्च से है। वह न्याय या शायद प्रायश्चित चाहती थी। जब चर्च का रक्षक हमला करने ही वाला था, तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। क्लिक क्लिक क्लिक। जूतों की आवाज ने सबको खामोश कर दिया। नोवा विरेलिन वहां पहुंच चुकी थी। उसका बैंगनी लबादा किसी डरावनी परछाई की तरह लहरा रहा था। रक्षक ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं। नोवा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। स्वश, बैंगनी रोशनी की लकीरें हवा में तैर गईं। पलक झपकते ही वहां खड़े दर्जनों अनुयायियों के सिर धड़ से अलग हो गए। खून की फुहारों ने चर्च के दरवाजों को लाल कर दिया। नोवा बिना रुके लाशों और खून के बीच से ऐसे गुजरी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेलिना ये सब देखकर दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि नोवा भी उसी मकसद से यहाँ आई है, राजियल के लिए। सेलिना ने एक ठंडी आह भरी और नोवा के पीछे पीछे चर्च के अंदर कदम बढ़ा दिए। इटर्नल होल्ड, दिमाग का फटना। धत, मुझे इस जगह से नफरत है, राजियल ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखों, कानों और नाक से खून बह रहा था। उसकी दिमागी नसें दबाव के कारण फट रही थीं। शैडो गेज का इस्तेमाल 73,000 कमरों पर करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उसका भी रैंक मेंटल स्टेट जवाब दे रहा था। उसने हजारों चेहरे देखे, पागल, टूटे हुए, खोखली आंखों वाले कैदी। इटर्नल होल्ड में कोई मर नहीं सकता था, इसलिए वे सब अनंतकाल से तड़प रहे थे। राजियल ने उन सबको नजरअंदाज किया। उसे सिर्फ वह एक बूढ़ा चाहिए था। सुबह हो चुकी थी। राजियल को पता था कि उसकी माँ और बहन जल्द ही उसे इस जेल से निकालने आ जाएंगी। अगर वे आ गईं तो उसका अटलांटिस वाला प्लान चौपट हो जाएगा। उसे उनके आने से पहले यहाँ से गायब होना था। उसने अपनी पूरी इच्छाशक्ति बटोरी और आखिरी कुछ कमरों पर ध्यान लगाया। अचानक उसकी सांसें रुक गईं। वह कमरा दूसरों से अलग था। वहां बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी था, पर वह जमीन पर नहीं बैठा था। वह हवा में लटका हुआ था, आर पार चुभा हुआ इम्पेल। वह दृश्य किसी डरावनी पेंटिंग जैसा था। सफेद कमरे के बीचों बीच वह बूढ़ा आदमी हवा में लटका हुआ था, पर वह कोई साधारण कैदी नहीं लग रहा था। सफेद धातु के मोटे और नुकीले भाले स्पाइक्स उसके शरीर के आर पार थे, सीने, जांघों, कंधों और बाहों में। वह किसी तितली की तरह उस क्रूसिफिकेशन में जकड़ा हुआ था, पर इसके बावजूद उसका शरीर किसी पत्थर की मूर्ति जैसा गठीला और मजबूत था। लंबे काले बाल, झुर्रियों वाला पर रोबीला चेहरा और उसके चारों ओर फैला एक अनजाना प्रभामंडल, और वह हार मान चुका कैदी नहीं, बल्कि एक सोया हुआ शेर लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उन गहरे घावों से खून की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी, जैसे उसके शरीर से बहने का हक भी छीन लिया गया हो। राजियल ने अपनी छाया दृष्टि से उसे देखा और राहत की सांस ली। यही है वह। 73,000 कमरों की खाक छानने के बाद आखिरकार वह मिल गया था। छाया का खेल, चैम्बर 13,656। राजियल ने अपने कमरे के फर्श पर अपनी परछाई की ओर देखा। शैडो टेलीपोर्टेशन। फर्श पर एक काला गड्ढा बना और राजियल उसमें समा गया। अगले ही पल वह बूढ़े आदमी के ठीक नीचे उसकी परछाई से बाहर निकला। राजियल के वहां पहुंचते ही बूढ़े की आंखें बिजली की तरह खुलीं। एकदम घोंटू, किलिंग इंटेंट पूरे कमरे में फैल गया, जो किसी को भी घुटनों पर ला सकता था। पर राजियल सिर्फ मुस्कुराया। तुम कौन हो, छोकरे? बूढ़े की आवाज किसी गरजते हुए बादल जैसी थी। मैं राजियल हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, राजियल ने खून से लथपथ चेहरा पोंछते हुए शांति से कहा। सुना है तुम ओशन ब्लैक का रास्ता जानते हो। 4 साल और एक विरासत।
ओशन ब्लैक का नाम सुनते ही बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आए। सालों बाद किसी ने वे शब्द कहे हैं। तो राजियल, तुम इस नर्क में कैसे घुसे और अभी तक पागल क्यों नहीं हुए? राजियल ने मजाक में कहा, तुम्हारी तरह ही, तुम भी तो 30 साल से यहाँ हो और होश में हो। बूढ़े ने ठहाका लगाया, मैं अलग हूँ बच्चा, मैं भी। राजियल ने तुरंत जवाब दिया। राजियल ने अपना असली प्रस्ताव सामने रखा, मुझे ओशन ब्लैक ले चलो। बूढ़े ने मना कर दिया, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचे हैं। मैं इन सालों को किसी का गाइड बनकर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं दुनिया के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा कर मरना चाहता हूँ। राजियल की मुस्कान अब और गहरी और खतरनाक हो गई। तो मेरे अधीन सबॉर्डिनेट बन जाओ, मुझे अपने ये 4 साल दे दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। मेरे जरिए एक बिना शर्त वाला भरोसा। बूढ़ा आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पूरी साम्राज्य की सेना मुझे नहीं झुका पाए और तुम 16 साल के बच्चे होकर सोचते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। गुलाम नहीं पार्टनर, राजियल ने शांति से कहा, बस अपनी जुबान दो कि तुम मेरे वफादार रहोगे। बूढ़ा रुक गया, अगर मैं जुबान दे दूं और बाहर निकलकर तुम्हें धोखा दे दूं तो तुम क्या कर लोगे? राजियल की आंखों में वह विलेन वाला कालापन गहरा गया। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो पछतावा सिर्फ तुम्हें होगा। आजमा कर देख लो। बूढ़ा आदमी राजियल की आंखों में देख रहा था। वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट विश्वास और जुनून था। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का या तो महामूर्ख है या फिर सच में वह कर सकता है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सफेद कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली जिससे उसके शरीर में चुभे हुए भले थोड़े हिल गए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है लड़के, उसने ठंडे स्वर में कहा, पर मैं किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनूंगा। मैंने 76 साल अपनी शर्तों पर जिए हैं और मैं इस बांझ कब्र में मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि किसी घमंडी छोकरे के आगे घुटने टेकूं। राजियल मुस्कुराया, मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिले उस दिव्य वरदान डिवाइन बून के बारे में जानता हूं जिसने तुम्हें सिर्फ 4 साल की मोहलत दी है। पर क्या होगा अगर तुम इस जेल से बाहर निकलो और उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रहो? बूढ़ा आदमी चौंका, पर उसने इसे बकवास करार दिया। कोई भी उसके इरादे को नहीं बदल सकता। झूठी उम्मीदें मत बेचो। राजियल ने आखिरी पत्ता फेंका, तो तुम अपनी आखिरी यादों को अपनी बेटी के साथ नहीं बिताना चाहते? बूढ़े की आंखों में पहली बार दहशत दिखी। राजियल ने बताया कि जेल जाने के 7 महीने बाद उसकी प्रेमिका ने एक बेटी को जन्म दिया था जो आज 29 साल की है। क्या उस लड़की को अपने पिता का चेहरा एक बार भी देखने का हक नहीं है? योगराज की गरिमा, योगराज मोलेरियस, यह उस महान योद्धा का नाम था। उसने राजियल की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने पहले लालच दिया, फिर भावनाओं का खेल खेला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इच्छाशक्ति को किसी व्यापारी के खिलौने की तरह खरीद सकते हो? उसने आगे कहा, अगर मुझे आज़ादी चाहिए होती तो मैं साम्राज्य एम्प्रेस के सामने सिर झुका सकता था। वह खुशी खुशी मुझे अपना सेनापति बना लेती, पर मैंने 30 साल इस नर्क में रहना चुना क्योंकि मुझे झुकना पसंद नहीं। तुम 16 साल के बच्चे होकर मुझसे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? राजियल को जिस उत्तर की तलाश थी वह मिल गया। उसने अपनी मजाकिया शैली छोड़ी और झुककर सम्मान प्रकट किया। मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ, राजियल ने शांत और गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वह इंसान नहीं हो जिसे मोड़ा जा सके। नया प्रस्ताव, एक आज़ाद साझेदारी। राजियल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें अपना अधीन सबॉर्डिनेट नहीं बनाऊंगा, इसके बजाय मेरे पार्टनर बनो। कोई पाबंदी नहीं, कोई आदेश नहीं, तुम जहां चाहो जाने के लिए आज़ाद होगे, पर साथ मिलकर हम वह सब हासिल कर सकते हैं जिसके सपने तुमने देखे थे। क्या तुम्हें समुद्र की लहरें याद नहीं आती? वही अनजाना, खतरनाक और आज़ाद नीला समंदर जिसके लिए तुमने साम्राज्य से टक्कर ली थी। राजियल की आवाज़ में एक सम्मोहन था। उसने योगराज की नसों में दौड़ती उस भटकने की चाह वॉन्डरलस्ट को छू लिया था। जमीन उबाऊ है योगराज, चलो ओशन ब्लैक चलते हैं। तुम अपनी आज़ादी के साथ जीना, हम बस एक ही रास्ते के मुसाफिर होंगे। योगराज ने राजियल की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि यह लड़का एक चालाक लोमड़ी स्लाई फॉक्स है जो उसकी रग रग से वाकिफ है, पर उसे यह चुनौती दिलचस्प लगी। एक चालाक लोमड़ी, इतनी कम उम्र में? योगराज बुदबुदाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई। योगराज ने राजियल की ओर देखा, उसकी आंखों में 30 साल बाद पहली बार एक चमक थी। मेरी बेटी, वह बुदबुदाया। राजियल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जाना पसंद करेगी। हम उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर दिखाएंगे। योगराज ने एक आखिरी बार उसे परखा। समुद्र मेरी बेटी के लिए खतरनाक हो सकता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, राजियल ने बिना पलक झपकाए कहा। योगराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। पता नहीं क्यों, पर तुम बहुत दिलचस्प हो लड़के। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साम्राज्य की बेड़ियाँ। योगराज ने ऊपर लटके सफ़ेद भालों की ओर इशारा किया। पर क्या तुम इन्हें काट पाओगे? इन्हें खुद इंपीरियल एम्प्रेस ने बनाया है, न तो कोई इन्हें तोड़ सका है, नहीं मैं खुद इन्हें हिला सका। राजियल ने सिर्फ एक तिरछी मुस्कान दी। उसकी परछाई से एक काली तलवार निकली, शुद्ध छाया से बनी, जो सितारों की चमक जैसी ऑब्सिडियन धातु की तरह दिख रही थी। स्वश स्वश स्वश। राजियल ने हमला किया, पर उसने भालों पर वार नहीं किया। उसने योगराज के शरीर पर वार किया। राजियल की तलवार ने योगराज की जांघों और बाहों को वहां से काट दिया जहां भाले घुसे थे। उसने योगराज के सीने का वह हिस्सा भी गोल काटकर अलग कर दिया जहां मुख्य भाला आर पार था। यह दृश्य अत्यंत विभत्स था। योगराज का धड़ टॉसो बिना हाथ पैर के फर्श पर धप से गिर गया।
ऊपर भालों पर योगराज के कटे हुए हाथ पैर और मांस का एक टुकड़ा अभी भी टंगा हुआ था, जैसे किसी कसाईखाने की नुमाइश हो। पुनर्जन्म, योगराज की शक्ति। राजियल खड़ा होकर उस कटे हुए धड़ को देख रहा था। तभी फर्श पर पड़े उस मांस के लोथे में हलचल हुई। कटे हुए अंगों की जगह से मांस के बुलबुले फूटने लगे। नसें सांपों की तरह आपस में लिपटने लगी, हड्डियां कड़कड़ाईं और देखते ही देखते योगराज के नए हाथ और पैर निकल आए। कुछ ही सेकंड में 76 साल का वह योद्धा पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ा था। उसका सीना, जहां से मांस का टुकड़ा गायब था, अब बिल्कुल चिकना और बेदाग था। 30 साल की थकान गायब हो चुकी थी और उसके अंदर एक नई खूंखार ऊर्जा वाइटैलिटी भर गई थी। आज़ादी का एहसास ही कुछ और है, योगराज ने अपनी नई मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। तुमने मुझे हैरान कर दिया राजियल, पर इन दीवारों को पार करना नामुमकिन है। राजियल ने अपना हाथ योगराज के सीने पर रखा। मुझ पर भरोसा रखो। शैडो टेलीपोर्टेशन। परछाई ने उन्हें एक काले घेरे में लपेट लिया। अगले ही पल वे दोनों उस सफेद नर्क से गायब हो गए। पीछे रह गए तो सिर्फ भालों पर टंगे योगराज के पुराने हाथ पैर और फर्श पर फैला हुआ वह खून जो इटर्नल होल्ड की पवित्रता को कलंकित कर रहा था। साम्राज्य का उत्तरी तट। सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र पर खेल रही थीं जब लेवी जॉय की चीख ने पूरे बंदरगाह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये क्या बकवास है। लेवी 3 कदम पीछे उछला। उसके पैरों के नीचे की परछाई किसी काली स्याही की तरह घूम रही थी और उसमें से 2 साए बाहर निकले। राजियल हमेशा की तरह शांत था, उसके सफेद बाल समुद्री हवा में लहरा रहे थे। उसके बगल में वह विशालकाय बूढ़ा योद्धा योगराज खड़ा था, जो आज़ाद होते ही समुद्र की ताजी हवा को ऐसे फेफड़ों में भर रहा था जैसे कोई प्यासी मछली पानी को सोखती है। मारिया ग्रेव ये देखकर दंग रह गई कि इटर्नल होल्ड से कोई इतनी आसानी से बाहर आ सकता है। सबसे महंगा जहाज काम हो गया? राजियल ने सपाट स्वर में पूछा। लेवी ने अपना धड़कता दिल संभाला। हाँ बॉस, मैंने यहाँ का सबसे महंगा जहाज खरीद लिया है। मेरी पाई इसमें लग गई है, आखिर हमारी जान इसी पर टिकी है। लेवी ने अपने बगल में खड़े एक गोल मटोल व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी बड़ी उत्सुकता से इस अजीब समूह को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रईस दिखने वाला लड़का, एक पिला हाउस की वारिस मारिया और एक खतरनाक बूढ़ा साथ में क्या कर रहे हैं। अपराध का नाम। जहाज को पानी में उतारने की तैयारी शुरू हुई। व्यापारी ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि साम्राज्य छोड़कर समुद्र की ओर भाग रहे हो? मौत का रास्ता चुनना जेल से बेहतर लगा। लेवी और मारिया ने तुरंत राजियल की ओर देखा। राजियल ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं, बताने लायक भी नहीं है। लेवी का मुंह खुला का खुला रह गया। बताने लायक नहीं? तुमने पूरी अदालत के सामने जो स्वीकार किया है उसे सुनकर तो काल भी काम जाए। राजियल ने व्यापारी को एक मुहरबंद पत्र दिया। इसे संभाल कर रखो, जब मेरे पीछे लोग आएंगे और तुम्हें प्रताड़ित करेंगे तो उन्हें ये दे देना। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। यात्रा की शुरुआत। 5 मिनट बाद जहाज किनारे से दूर जा चुका था। क्षितिज पर साम्राज्य की जमीन छोटी होती जा रही थी। देख पर चारों खड़े थे, राजियल, मारिया, लेवी और योगराज। योगराज ने सन्नाटा तोड़ा। मेरी बेटी कहाँ है? वह तो यहाँ नहीं है। वह अगले 2 मिनट में यहाँ होगी, राजियल ने कहा और अचानक अपनी परछाई में समाकर गायब हो गया। वह उसे लाने जा रहा था। देख पर अब सिर्फ लेवी, मारिया और योगराज बचे थे। योगराज ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उनसे पूछा, तो सच बताओ, उसने असल में क्या जुर्म किया है? मारिया पत्थर बन गई और लेवी अपना सिर खुजलाने लगा। उनके पास कोई शब्द नहीं थे जो राजियल के जुर्म की व्याख्या कर सकें। एक शांत बगीचे में काले बालों वाली एक लड़की फूलों के बीच बैठी थी। उसके बालों में सूरजमुखी सनफ्लावर के आकार का एक हेयरपिन चमक रहा था। वह अपनी ही दुनिया में मगन थी। तभी उसके पीछे की छाया से राजियल प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, काली टहनियों ने उसे जकड़ लिया और राजियल ने उसका मुंह दबाकर उसे परछाई के गड्ढे में खींच लिया। अगले ही पल वे बीच समुद्र में जहाज के डेक पर प्रकट हुए। राजियल ने उसे झटके से फर्श पर गिरा दिया। थोड़ा नर्म व्यवहार भी कर सकते थे, योगराज की भारी आवाज गूंजी। वह अपनी बेटी को इस हाल में देखकर राजियल पर बिफर पड़ा। यकीन मानो, राजियल ने शांत भाव से वह सूरजमुखी पिन दिखाते हुए कहा, मैं बहुत नर्म था। वह पिन राजियल के हाथ में किसी जीवित शैतान की तरह छटपटा रहा था। उसमें नन्ही आंखें और मुंह निकल आए थे। राजियल ने उसे वापस लड़की की ओर उछाल दिया। पिता और पुत्री, एक अजीब मौन। योगराज अपनी 29 साल की बेटी को देख रहा था, जिसे उसने आज पहली बार देखा था। वह दुविधा में था, क्या वह सीधे जाकर कहे कि वह उसका पिता है? क्या वह उसे अपनाएगी या नफरत करेगी? राजियल ने उसे सोचने का समय दिया और खुद समुद्र की लहरों को निहारने लगा। राजियल मन ही मन मुस्कुराया। वह आज़ाद था। अकेडमी, ट्रायल और साम्राज्य की बेड़ियां सब पीछे छूट चुकी थीं। लेवी की पिटाई देख पर बैठी लड़की को डरा हुआ देखकर सस्ते भगवान लेवी को दया आ गई। वह मदद के लिए आगे बढ़ा। क्या आप ठीक हैं देवी जी? चटाक, लड़की ने लेवी का हाथ झटक दिया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। तुम लोग कौन हो? मुझे किडनैप क्यों किया? उसने अपना सूरजमुखी पिन किसी खंजर की तरह तान लिया। उसकी आवाज मधुर थी, पर आंखों में जंगलीपन था। लेवी अपना गाल सहलाते हुए राजियल की ओर देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, बॉस, क्या मुझे इसीलिए टीम में रखा है? वहीं योगराज अपनी बेटी की हिम्मत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मंजिल, उत्तर की ओर। राजियल ने इस तमाशे को नजरअंदाज किया और योगराज से पूछा, अटलांटिस यहाँ से कितनी दूर है? हमें उत्तर की ओर मुड़ना होगा, योगराज ने क्षितिज को देखते हुए कहा। मारिया चौंक गई। उत्तर, पर किताबों के हिसाब से अटलांटिस दक्षिण में है। योगराज ने उसे हिकारत से देखा। ग्रेव फैमिली,
और इतनी कमजोर। तुम्हारे पूर्वजों को यह देखकर शर्म आती कि उनका वंश इतना खोखला हो चुका है। अटलांटिस उत्तर ध्रुव और एथेरियन महाद्वीप के बीच है। मारिया अपमान से लाल हो गई, पर कुछ कह नहीं पाए। योगराज ने बताया कि इस रफ्तार से उन्हें पहुंचने में 20 दिन लगेंगे। राजियल के माथे पर सिलटे पड़ गईं, 20 दिन बहुत ज्यादा थे। उसे और तेज रास्ता ढूंढना होगा। तभी उस लड़की के बैग में कुछ हलचल हुई। नोवा उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खड़ी थी जहां राजियल के पुराने दुश्मन रहते थे। ये लोग कोई साधारण गुंडे नहीं थे, बल्कि मानव तस्करी और प्रताड़ना के विशेषज्ञ थे। नोवा ने जैसे ही कदम बढ़ाया, दरवाजा धूल बनकर उड़ गया। झोपड़ी के भीतर एक गुप्त तहखाना था। नोवा नीचे उतरी, उसके पीछे सेलिना और उसके शूरवीर भी आए। जब कमरे में रोशनी हुई तो दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। दीवार पर 3 लाशें कीलों से ठुकी हुई थीं। उनकी खाल पूरी तरह उधेड़ दी गई थी, बाल नोच लिए गए थे और आंखें निकाल ली गई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब उनके जिंदा रहते हुए किया गया था। हर लाश के माथे पर एक सोने का सिक्का हथौड़े से ठोंका गया था और उनके सीनों पर पिघली हुई चांदी से लिखा था, कर्ज चुका दिया, डेट पेड ऑफ। सेलिना ये देखकर वहीं उल्टियां करने लगी। उसकी सुनहरी आंखों में आंसू भर आए। नोवा ने ठंडे स्वर में कहा, तो राजियल मजाक नहीं कर रहा था। जिसने भी उसे दुख दिया उसका कर्ज उसने चुका दिया है। नोवा को याद आया कि राजियल कभी कितना कोमल और भावुक बच्चा था। उसने खुद को दोषी माना कि उसकी सख्ती और विरेलन परिवार के नियमों ने उसके भाई को एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जो इंसानियत भूल चुका है। नोवा ने बैंगनी आग से उस पूरे घर को जलाकर राख कर दिया और रोती हुई सेलिना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले गई। मेरेसा का प्रलय, मेरेसा पाव। हजारों मील दूर पहाड़ों के बीच मेरेसा विरेलन ने अकेले ही घोस्ट प्लांट के मुख्य किले को मलबे में बदल दिया था। आसमान से एक विशाल बैंगनी भला पहाड़ को चीरता हुआ निकला था। मेरेसा ने अपने पैर के नीचे एक मरते हुए घोस्ट एल्डर की गर्दन दबा रखी थी। उसके हाथ में अंधेरे का एक गोला शैडो एसेंस था। बताओ, राजियल को मारने की सुपारी किसने दी थी? मेरेसा की आवाज बर्फीली थी। वह भूतिया शिकारी कांपते हुए बोला, हमें सिर्फ ये गोला मिला था और आदेश था कि राजियल के पास शैडो अफिनिटी है, उसे मार दो और ट्रेनिंग का तरीका हासिल कर लो। हमें नहीं पता था कि वह आपका बेटा है। मेरेसा की आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि जिस शैडो अफिनिटी का इस्तेमाल वह शिकारी बता रहा है, वह वही है जिसे उसने कल राजियल को इस्तेमाल करते देखा था। सच्चाई बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधी। राजियल ने खुद ही अपनी हत्या की सुपारी दी थी। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरेसा साम्राज्य से दूर इन पहाड़ों में उलझी रहे और वह अपना काम कर सके। वह मुझे साम्राज्य से दूर भेजना चाहता था, मेरेसा फुसफुसाए। उसने एक झटके में उस शिकारी का वजूद मिटा दिया और बैंगनी रोशनी की रफ्तार से वापस साम्राज्य की ओर उड़ चली। शाही महल के सबसे सुरक्षित और गहरे हिस्से में सन्नाटा था। साम्राज्य नेरेसा अपनी बेटी सेलेस्टिया को जादुई कलाकृतियों और ब्लडलाइन फ्यूजन की जटिल कला सिखा रही थी। ये ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ नेरेसा के पास था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक प्लेटिनम लबादे वाली महिला दूत ने अंदर कदम रखा और झुककर गंभीर खबर सुनाई। महारागी, कैदी राजियल इटर्नल होल्ड से भाग निकला है। सेलेस्टिया की आंखें फटी रह गईं। भाग गया? इटर्नल होल्ड से? यह असंभव था। वह जेल अंतरिक्ष स्पेस के बाहर थी, जहां से नेरेसा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। दूत ने आगे बताया, उसके साथ एक और कैदी गायब है। हमें यकीन है कि राजियल ही इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि वहां न कोई सुराग मिला है और न कोई पदचिह्न। वे दोनों हवा में गायब हो गए हैं। नेरेसा की हंसी और खुलासा। नेरेसा डरी नहीं, बल्कि मजाक उड़ाते हुए हंसी। कोकोफू, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं था। जब उसे पता चला कि दूसरा कैदी योगराज मोलेरियस है, तो नेरेसा की हंसी और गहरी हो गई। वह पागल, अब सब समझ आ गया। सब कुछ बिल्कुल सटीक बैठता है। उसने दूत को पीछा करने से मना कर दिया और कहा कि उन दोनों को आजाद रहने दो। सेलेस्टिया उलझन में थी। उसे अपनी माँ की हंसी चुभ रही थी। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने तुम्हें वीणा की तरह बजाया। नेरेसा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। तुम बहुत भावुक हो सेलेस्टिया। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। सेलेस्टिया ने अपना बचाव किया। मुझे लगा उसे घोस्ट प्लांट से सुरक्षा चाहिए थी। वह अहंकारी है, इसलिए उसने मदद मांगने के बजाय जेल जाना चुना। ये तार्किक लॉजिकल था। नेरेसा ठहाका मारकर हंसी और अपनी उंगली सेलेस्टिया की ओर उठाए। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। उसने तुम्हें एक वीणा खाप की तरह बजाया है। नेरेसा ने समझाया कि राजियल ने सिर्फ सेलेस्टिया ही नहीं, बल्कि सेलिना, नोवा और अपनी माँ मेरेसा की भावनाओं के साथ भी खेला। वह जानता था कि तुम सब लोग तर्क लॉजिक के बजाय भावनाओं इमोशंस को चुनोगे। उसने तुम सब के जज्बातों का जाल बुना और तुम सब उसमें फंस गए। तुम अपनी ही चतुराई से अंधी हो गई हो, नेरेसा ने ठंडे और मजाक उड़ाते स्वर में कहा। सेलेस्टिया के चेहरे पर भ्रम के बादल मंडरा रहे थे। नेरेसा ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा, क्या विरेलन परिवार कभी राजियल को इटर्नल होल्ड में जाने देता, भले ही उसने खुद इसकी भीख मांगी होती? सेलेस्टिया अचानक ठिठक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर मेरेसा और नोवा वहां होती तो वे कभी राजियल को उस नर्क में नहीं जाने देती। वे वहां क्यों नहीं थे सेलेस्टिया? नेरेसा ने धीरे से कहा। सच्चाई बिजली की तरह सेलेस्टिया के दिमाग में कौंधी, क्योंकि वे बदला लेने के लिए जा चुके थे। राजियल ने द्वंद्व के दौरान जानबूझकर अपने घाव दिखाए ताकि मेरेसा और नोवा का गुस्सा भड़क उठे। उसने घोस्ट प्लांट का हमला खुद ही प्लान किया था ताकि उसकी माँ और बहन को साम्राज्य से दूर भेजा जा सके। उसने सबको भावना में अंधा कर दिया और खुद को लावारिस और असुरक्षित दिखाया ताकि सेलेस्टिया उसे सुरक्षा के नाम पर उसकी मर्जी की जेल में भेज दे। जोखिम या शतरंज की चाल? सेलेस्टिया ने कांपते हुए पूछा। पर माँ, ये तो खुदकुशी जैसा था।
घोस्ट क्लैन का हमला। अगर मेरिसा और नोवा उसे बचाने में 1 सेकंड की भी देरी कर देती तो वह मारा जाता। उसके पास कोई माना नहीं है। कोई इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकता है? नेरिसा मुस्कुराए। यही तो उसकी चाल की खूबसूरती है। उसे पूरा यकीन था कि वे उसे बचा लेंगी। वह तुम्हारी और उनकी हर प्रतिक्रिया को पहले से जानता था। उसने दुनिया के सामने खुद को अहंकारी मूर्ख दिखाया, जबकि वह तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। असली मकसद, गेट ऑफ ऑनर। सेलेस्टिया अभी भी उलझन में थी। पर माँ, उसने ये सब क्यों किया? उसे होली प्रॉमिस, पवित्र वादा मिला, पर उसने अपनी बेगुनाही नहीं मांगी। उसने एकेडमी ज्वाइन की, लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में सब कुछ छोड़कर भाग गया। इस सब का क्या मतलब है? नेरिसा ने अपनी प्लेटिनम आंखें सिकुड़ी और वह सच बताया जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया था। वह साम्राज्य में सिर्फ एक चीज के लिए आया था, सेलेस्टिया। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, गेट ऑफ ऑनर, अकेडमी, ट्रायल, घोस्ट क्लैन, इटर्नल होल्ड, ये सब सिर्फ गेट ऑफ ऑनर तक पहुंचने का रास्ता था। उसे वह पोर्टल चाहिए था। जैसे ही उसे वहां से वह मिल गया जो वह चाहता था, उसके लिए साम्राज्य, उसका परिवार और तुम सब बेमानी हो गए। उसने जो भी तमाशा किया वह सिर्फ वहां से सुरक्षित भागने के लिए था। नेरिसा ने आगे कहा, वह जानता था कि उसका परिवार उसे दोबारा पिंजरे में डाल देगा। इसलिए उसने ये सारा ड्रामा रचा ताकि वह गायब हो सके। और तुम सब उसकी भावनाओं के जाल में फंसकर उसे भागने में मदद कर बैठे। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुप्रीम सिस्टम के और अपडेट्स के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।